वैसे ठीक है। देखो अपने पढ़े थे धातुएं, है ना। धातु मैंने वन लाइन में क्वेश्चन आपको करवा दिए थे मोटे मोटे। क्रियाशील धातु कौन है, कम क्रियाशील कौन है ना, ज्यादा क्रियाशील कौन है, भारी कौन है, हल्की कौन है, महंगी कौन है, धमाका कौन करवाती है ना। कल मैंने आपको वन लाइनर 20 क्वेश्चन करवाए थे मोटे मोटे ना। अपने क्या पढ़ेंगे अब, मेन कुछ धातुएं 90 में सारी तो नहीं पढ़ पाएंगे, सारी आपके काम की भी नहीं है, तो कुछ इसमें से मेन पढ़ते हैं। तो पहले आप जैसे आप पढ़ते हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो इसका नाम क्या, तो आप कहते हो कास्टिक सोडा, कपड़े धोने की साबुन बनती है इससे, है ना। आप कहते हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो आप इसको कहते हो कास्टिक पोटास। लिखना नहीं है, पहले समझ लो, पढ़ा दूंगा मैं, अभी कुछ मत लिखो। कास्टिक पोटास ये नहाने की साबुन है ना। मैं कह दूं बेकिंग NaHCO3, तो आप कहते हो बेकिंग सोडा है ना, मीठा सोडा। तो ये क्या काम करता है, तो ये पुलाव बनाने में काम आता है, बेकिंग पाउडर कहते हैं, बेकिंग मीठा सोडा कहते हैं। ऐसे आप कहते हो Na2 है ना, सोडियम कार्बोनेट 10 अणु जल के, तो ये सर्फ बन जाती है। ऐसे सूत्र आते हैं पेपर में, पढ़े हुए ना। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, बेकिंग पाउडर का, ये सारे फॉर्मूले किससे बनते हैं, धातुओं से बनते हैं। अब बनेंगे जो मेन धातु वो पढ़ते हैं। सबसे पहले आप जो सूत्र सीखोगे उसके लिए आपको आयन आने चाहिए। तो सबसे पहले अपने सीखेंगे कौन कौन से आयन काम आएंगे। बताता हूं आयन क्या होता है। यौगिक निर्माण में काम आने वाले आयन, पॉइंट बना लो। यौगिक निर्माण में काम आने वाले आयन, आयन क्या होता है, या तो धन आयन या फिर ऋण आयन। जैसे मैंने लिखा इधर देखो NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड, नमक है। कैसे बना होगा, यह बना होगा सोडियम परमाणु और क्लोरीन परमाणु से मिलकर के। तो सोडियम कितने नंबर पे आता है आवर्त सारणी में, 11 नंबर पे। क्लोरीन कितने पे आता है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 2 8 1। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1, सिखाया आपको मैंने। अच्छा, क्लोरीन का क्या होगा, 2 8 7। किसी परमाणु के बाहरी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए, 8। इसके पास 1 है, 7 की कमी है। 7 का कर्जा लेगा कि 1 देगा, 1 देगा, तो क्या बनाएगा, 1 दे दिया, क्या बना। क्लोरीन के पास 7 है, 8 लाख चाहिए, 7 लाख है, 1 का कर्जा ले लें, -1। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया। देखो क्लोरीन पर 1 का कर्जा हो रहा है, कहां से कर्जा आया, इसने जो दिया है ना वही क्लोरीन ने लिया है। तो सोडियम और क्लोरीन दोनों आपस में मिल गए, दोनों मिल गए, +1 -1 कैंसिल हो गए। ये धन आयन है, ये ऋण आयन है, दोनों आयन मिलकर आयनिक बंध बना लिया, नमक बन गया, नमक बन गया NaCl। सोडियम ने 1 दिया, क्लोरीन ने 1 लिया, दोनों जुड़ गए आपस में। सोडियम बोल रहा है 1 ले ले, क्लोरीन बोल रही है मुझे 1 की जरूरत है, दे दे भाई। क्लोरीन ने लिया, सोडियम ने दिया, दोनों का आपस में एक बंध बना। जैसे आप किसी को 2000 रुपए दे रहे हो, सामने वाला ले रहा है, आप दोनों के बीच में एक बंध बन चुका है, बंध बन चुका है ना। अब वो बंध टूटेगा नहीं, सामने वाला जब तक आपके 2000 वापस नहीं, बंध नहीं टूटेगा, ठीक है ना। अब सामने वाला भले ही फोन उठाए ना उठाए, पर आप अपनी तरफ से बंध नहीं तोड़ोगे, क्योंकि आपको 2000 चाहिए। तो आपके बीच में कॉम्बिनेशन बन गया, एक धनायन एक ऋणायन। तो आयन क्या होता है समझ में आया। जैसे पानी है, सपोज करो एक ये बन गया, जैसे पानी है, H2O पानी क्यों है, तो पानी 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन परमाणु, एक ऑक्सीजन परमाणु। ऑक्सीजन आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। हाइड्रोजन कितने पे आता है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है, भाई साहब ने 1 दे दिया। ऑक्सीजन 8 पे आता है, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे में कितने होने चाहिए, ये 2 का कर्जा लेगा, किससे, 2 हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन ने 1 दिया, इस हाइड्रोजन ने 1 दिया, ऑक्सीजन पे कर्जा हुआ कितने का, तो हाइड्रोजन ने बना दिया +1, 1 ने, ऑक्सीजन ने बनाया 1 ने -2। अब इसकी संयोजकता इसके पैरों में, इसकी संयोजकता इसके पैरों में, हाइड्रोजन पैरों में 2, ऑक्सीजन 1, ये +1 है, 1 लगाओगे ऑक्सीजन 1 कम ऑक्सीजन ही होता है, तो जल का फॉर्मूला बन गया H2।
इस प्रकार से बनते हैं फॉर्मूले सारे के सारे। अब आप सोचोगे कि और कुछ फॉर्मूले देखते हैं। देखो आयन क्या होते हैं, मैंने बोला कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं। कैसे बना, ऐसे बना होगा, सोडियम और हाइड्रोक्साइड से मिलकर के। सोडियम +1 होता है, हाइड्रोक्साइड -1 होता है, आगे सिखाऊंगा। तो समान है, +1 -1 कैंसिल हो गया, आयनिक बंध बन गया, सीधा बन गया NaOH कास्टिक सोडा। ये धनायन ऋणायन, ये क्या आयन है। तो यौगिक निर्माण जब भी आप करोगे तो आयन कुछ काम आएंगे। उन आयन के आपको नाम याद रखने हैं, वो आपको नाम याद होंगे तो आप सीख जाओगे। कैसे, पहले पढ़ो फिर समझेंगे सारी चीजें, कौन कौन से आयन काम आएंगे। ढंग से समझ लो, किसी भी परमाणु के पीछे अगर लग गया O, किसी परमाणु के पीछे, आप पढ़ोगे उसे ऑक्साइड। क्या पढ़ोगे, जैसे कैल्शियम के पीछे O लगा तो आप बोलो कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम के पीछे O लगा तो आप कहोगे सोडियम ऑक्साइड, है ना। एल्यूमिनियम के पीछे O लगा तो आप कहोगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन के पीछे O लगा तो आप कहोगे फेरस ऑक्साइड, कॉपर के पीछे O लगा तो आप कहोगे कॉपर ऑक्साइड, जिंक के पीछे O लगा आप कहोगे जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम के पीछे O लगा आप कहोगे पोटेशियम ऑक्साइड। किसी भी परमाणु के पीछे O लग गया तो क्या पढ़ोगे, सेकंड। किसी भी परमाणु के पीछे OH लग गया आप उसे पढ़ोगे, देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो इससे मिलकर बनेगा हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, किसी भी परमाणु के पीछे अगर लग गया CO3 आप उसे पढ़ोगे कार्बोनेट। क्या पढ़ोगे, किसी भी परमाणु के पीछे लग गया NO3 आप पढ़ोगे नाइट्रेट। क्या पढ़ोगे, अब जब CO3 लगा तो आपने कहा कार्बोनेट। अगर किसी परमाणु के पीछे HCO3 लग गया आप कहोगे, बोलो मत, आप कहोगे हाइड्रोजन कार्बोनेट। CO3 तो कार्बोनेट है, हाइड्रोजन लग गया तो आप हाइड्रोजन कार्बोनेट कह लो, ना कहो तो आप इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाई कार्बोनेट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, किसी परमाणु के पीछे SO4 लग गया आप उसे पढ़ोगे सल्फेट, आप उसे पढ़ोगे सल्फेट, ठीक है, सल्फेट। ऐसे किसी परमाणु के पीछे PO4 लग गया तो आप पढ़ोगे फास्फेट। कुछ पुराने स्टूडेंट बैठे उनको मैंने सारी चीज सिखा रखी है, फास्फेट, ठीक है, SO4 PO4 फास्फेट। चलो इतना नोट करो पहले। वाह, जरूरी है, लाइट के बिना तो पार ही नहीं पड़ेगी। अब तो कूलर चाहिए, पंखे से काम ही नहीं चलता। ये अड़ंगो घड़ो तो पे आ गई। इतने ही आपके काम आएंगे, पर एक दो और याद रख लो। किसी परमाणु के पीछे Cn लग जाए तो आप कहोगे साइनाइड। और ध्यान रखना साइनाइड एक जहर होता है। कभी क्वेश्चन पूछे निम्न में से कौन सा एक विष है, अगर नाम लिखा हुआ है साइनाइड तो जहर है ये। अगर लिख दे NC तो उल्टा पढ़ोगे आइसो साइनाइड। इतने आयन काम आएंगे। अब आयन क्यों पता है, ये ऑक्सीजन है, ये -2 होता है, हाइड्रोक्साइड -1 होता है, ये कार्बोनेट ऐसे -1 है, नाइट्रेट -1 है, SCO3 +1 है। तो या तो धनायन है या ऋणायन है, मतलब सारे ही क्या ये आयन है। ये प्लस माइनस आपके काम की चीज ने छोड़ दो, है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड होती है अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक। ये होता है किसी परमाणु के पीछे अगर जो अनुलग्न लगते हैं ना, 1 पे मोनो, 2 पे डाई, 3 पे ट्राई, टेट्रा, ये आगे पढ़ेंगे कार्बन के अंदर, अभी आपके काम नहीं आएगा, इसको भूल जाओ अभी। और तेज नहीं होगा देख, इतना ही है। काम खतरनाक हो गया। इतने याद कर लो, आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे।
20-22 फॉर्मूले बनते हैं मेन मेन। वैसे सूत्र बहुत है केमिस्ट्री के अंदर, 350-400 फॉर्मूले हैं। आपको 22, 23, 25 फॉर्मूले मैक्सिमम पढ़ लो, उसमें से आ जाएगा पक्का। अगर सूत्र पूछा तो 25, 23 पढ़ा रहा हो ना, 25, 30 उनमें से आ जाएगा। पर आप सीख लो कि नाम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ओ लग जाएगा तो क्या पढ़ोगे, OH पे, CO3 पे, NO3 पे, HCO3 पे, बाई कार्बन ना बोलो तो हाइड्रोजन कार्बोनेट कह लो, SO4 पे, PO4 पे, CN पे, CN साइनाइड, उल्टा लग गया तो आइसोसाइनाइड, NC बोल दो आइसोसाइनाइड। देखो साइनाइड उल्टा कर दो NC तो आइसोसाइनाइड बन जाएगा। ये तो बहुत रेयर चांस है आपके काम आएंगे, आप इतने पढ़ लो, ये काफी आपके लिए बहुत है इतने। अब देखो यौगिक बनेंगे किसके, धातुओं के। पहली आपका परमाणु आता है हाइड्रोजन, छोड़ देते हैं। धातु में पढ़ेंगे, हीलियम को छोड़ देते हैं। लिथियम अपने पढ़ी ली, पेश मेकर में काम आती है। और उसके बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। पहली धातु आपकी 11 नंबर पे काम आएगी, सोडियम धातु। इसके बनेंगे यौगिक 7, 8। तो सोडियम धातु अपने पूरी पढ़ेंगे, एक भी पॉइंट इसमें छोड़ना नहीं है। ये किसने किया रे? कम से कम इंक को तो ढंग से खोल लिया करो, तुम लोग इंक नहीं खोलनी आती, समझ रहे हो। ऐसे बोलते हैं इंक को। इन तो 2 बटका पर खा लिया, थोड़ी चूस लिया रिंदो की, इन्हीं शांति आ जा रही यहाँ की फायदो हो, सारी की सारी फाड़ दी ने। थोड़ा सा छेद निकालना होता है, इतना सा पेन है आपके पास, उसमें कर लो, सारी की सारी फाड़ के छोड़ दी। कौन है वो मामूर्ख? समय टाप रहे बहु हुआ था, भगवान करे। क्या किए, पूरा पूरा खराब करे छोड़, रफ कागज लेके साफ करे इसको। कोई एक आदमी ढंगू की सीख लियो, नाना को 1000 बार को धने दौड़िया कागला टेम को अद्ध बुढ़ा हो रही हो अज कई तो मार कर ही खोल लो, कोनी अभी उल्टो खुले की उसी थरो न्याल कर सो थे करोगा खोटी लड्डी की नहीं और की कोनी सारा का सारा। इसमें डाल ये उतार लिया गया इतना। बाई कार्बोनेट देखो, CO3 को क्या बोला हमने, कार्बोनेट। तो इसको आप हाइड्रोजन लगाया तो हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हो, नहीं कहो तो बाई कार्बोनेट कह लो। हाइड्रोजन सिंगल है ना, बाई वर्ड का उपयोग करते। हाइड्रोजन कार्बोनेट कह लो, नहीं तो बाई कार्बोनेट, एक ही बात है। अब सबसे पहले मेन धातु अपने पढ़नी है 5-6, इनके कम से कम 30 फॉर्मूले बनेंगे। अगर एग्जाम बोर्ड ने फॉर्मूले से क्वेश्चन उठाया तो इतनी मेरी पक्की गारंटी है, जो मैंने दी है उसमें से आ जाएगा। अब ढंग से समझ लो इनको, ये सूत्र है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं आपको कि आप किस तरीके से बनते हैं वो भी तरीका समझ लो, बाकी आपको याद ही करने पड़ेंगे। इसके प्रिंट भी दे दूंगा, पहले आप सीख लो। सोडियम धातु आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आती है? वेरी गुड, 11 नंबर पे आती है। क्या काम है? कल बताया था, नाभिकीय रिएक्टर में ठंडक पैदा करने में कौन सी धातु काम आती है? एक ही काम है इसका। तो और क्या करती है? और यौगिक बनाती है। क्या क्या यौगिक बनेंगे इसके? पहला यौगिक सोडियम का बनता है NaCl। अब एक चीज और समझो, इन आयन के अलावा वर्ग नंबर 17 की बात करते हैं, हैलोजन वर्ग। हेलो अंटी वाला कौन सा? फिर कल बाहर आई अंटी। अगर मान लो इन आयनों के अलावा हैलोजन ग्रुप का कोई तत्व लग गया, जैसे किसी परमाणु के पीछे फ्लोरीन आ गया, तो आप बोलोगे फ्लोराइड। क्या बोलोगे? क्लोरीन लग गया तो क्लोराइड, ब्रोमीन से ब्रोमाइड, आयोडीन से आयोडाइड। ये तो रेडियो के लिए, इसको छोड़ दो। किसी परमाणु के पीछे फ्लोरीन लग गया तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऐसे पढ़ना है, ठीक है? ये तो याद रहेगा, वैसे सिंपल है, हैलोजन ग्रुप है ना। अब बात करते हैं इसकी। सबसे पहला परमाणु देखो, सोडियम के पीछे क्लोरीन लगा, इसकी संयोजकता +1, इसकी -1, ये 17 पे आता है, 11 पे। ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक लेगा, तो +1 -1 कैंसिल हो गए, कहीं पे 2 3 कुछ नहीं लगाना, सीधा Na से लिख दो। Na क्या होता है? सोडियम।
और पीछे Cl लग गया तो क्या बनेगा? क्लो। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है साधारण नमक। सारे जानते हो, 6ठी 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो। साधारण नमक या खाने वाला नमक या श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ कह सकते हो। और नमक का एक और नाम भी है, इसे ब्राइन भी कहा जाता है। अन्य नाम जैसे मनुष्य का नाम है ना होमो सेपियंस, चावल का और राइजस टाइवा है ना, ऐसे। तो ऐसे नमक का एक और नाम ब्राइन, वैज्ञानिक नाम मान लो। पेपर में पूछा ब्राइन का सूत्र क्या है, तो घबराने वाले कोई पता, ब्राइन नमक को ही कहते हैं। ठीक है, पहला सूत्र उतारो। अब देखो, सोडियम धातु का दूसरा बनेगा NaOH। अभी सिखाया था। Na का मतलब क्या है? एक धातु है, कौन सी? सोडियम। OH लग जाए तो क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीजन से तो पढ़ेंगे ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड यानी हाइड्रोक्साइड बोल दो, हाइड्रोक्साइड। इसे कहा जाता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, या आप इसे कहते हैं दाहक सोडा। क्या होता है ये? कपड़े धोने की साबुन बनती है इससे। कपड़े धोने की साबुन बनाने में काम आता है। एक कपड़े धोने की साबुन होती है, एक नहाने की होती है। वॉशिंग सोडा ये नहीं होता, वॉशिंग सोडा अलग होता है। जिसको आप सर्फ कहते हो ना, वो वॉशिंग अलग होता है, ये अलग है। साबुन अलग होती है, वॉशिंग सोडा अलग होता है। अभी पढ़ेंगे, इसी में आएगा वॉशिंग सोडा। कपड़े धोने की साबुन बनाने में कच्ची सामग्री है, इसके बिना कपड़े धोने की साबुन नहीं बन सकती। ये मेन है, कच्ची सामग्री है। रिएक्शन होती है अलग अलग, आगे पढ़ाऊंगा कैसे बनती है साबुन। गांव में बना सकते हैं लोग, गांव में फैक्ट्रियां लग रही हैं आजकल। सर्फ की अलग फैक्ट्री लग रही है, कोई डिटर्जेंट की, कोई टूथपेस्ट की लगा रहा है, कोई कपड़े धोने की साबुन लगा रहा है। बंदे रखे हो, गांव में आते हैं बाइक लेके, घर पे देके जाते हैं। 5 किलो सर्फ ले लो 400 रुपए में, कोई बट्ठल दिया, कोई बाल्टी दे सके, क्यों? शुरू में बुढ़ावा है फिर, ठीक है ना, बाद में वेटेज कम कर जाते हैं। नहीं, तो ये गांव में बना सकते हैं। आगे पढ़ेंगे कैसे बनती है, पूरी अभिक्रिया पढ़ाऊंगा इसकी कि साबुन कैसे बनती है। आप घर पे बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। दाहक सोडा, दाहक, दैदवात, दैदवात, दाहक सोडा। अच्छा, नेक्स्ट इसी के अंदर NaHCO3। Na तो हो गया, देखो सोडियम, रासायनिक नाम तो अलग लिखा हुआ, उपयोग अलग है। सोडियम। HCO3 को क्या पढ़ोगे? सोडियम, H का हाइड्रोजन, CO3 कार्बोनेट। तो आप कह लो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ना बोलो तो सोडियम बाई कार्बोनेट कह लो। एक ही बात है, सोडियम बाई कार्बोनेट। सारी चीजें ढंग से पढ़ लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सारे के सारे। सोडियम बाई कार्बोनेट, इसे कहते हैं बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं? बैंकिंग नहीं होता, बैंकिंग वो होता है अधिकोष, ऑनलाइन जो काम करते हो, बैंक। बैंक नहीं है, बैकिंग, बैकिंग, बैंकिंग नहीं है, बेकिंग सोडा। या आप इसे कहते हो रसोई का सोडा। मिठो सोडो जीवतो रे, ओ है बेकिंग सोडा बोलो, रसोई का सोडा बोलो, मीठा सोडा बोलो, खाने का सोडा बोल दो, यही है मिठो सोडा का सूत्र है वो। और आपको पता है इसका उपयोग कहां होता है? पुलाव बनाने में होता है। कोई भी आइटम आपको फुलाना है, पुलाव बनाना है, बेकिंग सोडा डालते हैं। बेकरी प्रोडक्ट होते हैं, बेकरी उत्पाद जितने हैं वो फुलाते हैं ना आइटम को, वो मीठा सोडा तो डालते हैं। तो फुलाना होता है पुलाव बनाना। तो उपयोग की अगर मैं बात करूं, उपयोग, इसका उपयोग होता है पुलाव बनाने में। कोई भी आइटम फुलाना है तो आप इसको डाल दो, पुलाव बनाने में यही काम आता है। अच्छा, पेपर पूछ ले बेकरी उत्पाद, बेकरी वाले जितने प्रोडक्ट बनते हैं जो पुलाव बनाते फुलाते हैं, वो सारे के सारे यही ठोकते हैं उसके अंदर। अग्निशामक यंत्र होता है, फायर ब्रिगेड, उसके अंदर भी यही भरा होता है जिससे आग बुझती है, क्योंकि इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। कोई भी तनु अम्ल से अभिक्रिया करवा दो, फिर कार्बन शॉट निकलती है स्पीड से,
फेंकते हैं आग पे, बुझ जाती है। अग्निशामक यंत्र में या फायर ब्रिगेड में कौन सा मिश्रण भरा होता है? बेकिंग सोडा होता है। यह होता है रसोई का सोडा, मीठा सोडा या फिर बेकिंग सोडा। इसका उपयोग किया जाता है अल्प मात्रा में। समझ गए? इसका उपयोग है अल्प मात्रा में। अल्प मात्रा होती है तो पुलाव बन जाता है। अत्यधिक मात्रा में इसका उपयोग आपके स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकता है। रूम से बाथरूम, बाथरूम से रूम, चक्कर पे चक्कर चलते हैं। विवाह शादियों में आजकल लोग काम में लड़ने लग गए ना। गांव में लगभग चल जाता है। ये बताया मैंने आपको, सिखाया भी। आपके साथ ऐसा हो तो कर देना ये कांड, क्योंकि अगले बुलाते हैं कि भाई देखो गरीब आदमी, हम तो 100 बंदे आ जाना बारात लेकर के। गांव में क्या होता है कि आजकल तो लोग कुछ समझदार हो गए, पर कई ऐसे होते हैं एक घर से 3-3 बारातें निकल जाते हैं। छोटियों भाइयों से मोच सा चढ़ जाएगो, मोटो सी बो कैसी मैं जिद सा गाऊं, एक लारू ओसी बो मैं बेली बेली नारी गाड़ी लेके आऊंगा। एक घर में 3-3 आवे। अब बुलाए 100 पहुंच जाते 150। अगलों का सिस्टम है भैया 100 बंदों का प्रोग्राम में सारे वहां पहुंच गए, तो फिर वो भी सोचते हैं भैया तो खतरनाक है, बड़ा फिटा है, तो बड़ा इकट्ठा हो गया आ गया, ले आओ मिठो सोडो आधो किलो, सब्जी वाला इकट्ठा टोपिया ठोको रे 200 ग्राम सब डाल देते हैं। विवाह शादी में खाना वाना लोग कम ही खाते हैं, आधा पीटा हुआ है पी कुर्डी पर सोचे कई से बच्चे डा हुआ है तो डाला। अब जैसे आए 1-2 बंदों ने लिया, अब लाइन इधर चलती है टेंट से बाहर। फिर दूसरे बोले क्या है भैया सिस्टम नहीं है, अजीबो गरीब असमंजस हो रहा है, जनता सारी बाहर जा रही है, तो कुछ खाते ही नहीं। फिर हैंडल हो जाता है 4-1 बजे अगला टेंट समेट दिया बाजू उतर गए। तो वो एक काम करते हैं, तो इसका उपयोग करना है अल्प मात्रा में, तब बनेंगे पुलाव। ज्यादा मात्रा में पुलाव नहीं बनेंगे। देख लिया? तो क्या पूछेंगे इधर देखो। पहला क्वेश्चन, नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्राइन का रासायनिक सूत्र क्या है? अच्छा ये भी पूछ लेंगे अगर विधि पूछी ना कभी, नमक का शुद्धिकरण किसी विधि से किया जाता है, ये ध्यान रख लेना। एक इसका प्योरिफिकेशन की प्रोसेस क्या है? शुद्धिकरण है वो आप लिख लेना डाउन विधि, डाउन विधि, या एक और नाम आता है कास्टनर विधि। डाउन विधि या कास्टनर विधि। डाउन विधि क्या है? नमक कैसे मिलता है? नमक मिलता है समुद्री जल से, जो पानी खारा है ना। समुद्री जल, महासागर के अंदर 75% पानी में लवण है, नमक ही नमक है। ये सांबर झील का पानी खारा है, तो सांबर झील के आसपास से आप हवा चल रही है, आप बाइक लेके गुजर जाओ सांबर झील से जैसे आप झील से निकलोगे ऐसे आप गुजर रहे हो, हवा इधर चल रही है, ऐसे आप गुजरे तो आप जब झील से निकल जाओगे ना, आपने माथे पे यूं करके ऐसे करना, मुख पे नमक निकलेगा ऐसे, जैसे पसीना आ रहा है ऐसे नमक निकलेगा। इतना नमक है, 75% नमक है। तो वो लोग क्या करते हैं, सांबर झील का पानी खा रहा है, उसके अंदर नमक है, वो लोग क्या करेंगे, झील का पानी है ना, वो क्यारियां बनावे खेतों में और उस पानी को खेतों के अंदर भर देंगे पूरा। ठीक है, एक आगे भर दिया क्यारन, फुल भर दिया। अब वो पानी सुबह भर दिया, पड़ा रहेगा पूरे दिन भर। क्या आएगा, सूर्य का प्रकाश गिरेगा, तापमान आएगा, पानी पे गिरेगा, जो पानी के अंदर नमक था वो तो बच जाएगा, पानी भाप बन के वायुमंडल में हो जाएगा वाष्पीकृत। क्यारी में भरा हुआ पानी तो सूर्य के ताप के कारण भाप बन के उड़ जाएगा, उस क्यारी के अंदर नमक बच जाएगा। उसको करेंगे इकट्ठा, बोरियों में भर लेंगे, उसको भेज देंगे रिफाइनरी में, उसका शुद्धिकरण कराएंगे, क्योंकि अब इसमें कचरा है, कंकड़ पत्थर है, मिट्टी है ना, धूल के कण, रेत, जो भी कचरा मचरा है सब बाहर निकाल देंगे, शुद्धिकरण करके पैकेट्स के अंदर पैक कर देंगे। आपके पास आ गया सूर्य नमक, दो 20 रुपए किलो। समझ गए? ये डाउन विधि कहते हैं इसको। वाष्पीकरण होता है, फिर कास्टिकरण होता है, फिर डाउन प्रोसेस होती है। ऐसे किया जाए शुद्धिकरण, ये मिलता है ब्राइन। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? दाहक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कपड़े धोने की, साबुन बनाने की कच्ची सामग्री क्या है? पूरा नाम बोलो। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने का सोडा तो कहां काम आएगा, किचन में, तो क्या कहेंगे आम बोलचाल की भाषा में? पुलाव बनाने में काम आने वाला यौगिक, बेकरी उत्पाद में काम आने वाला यौगिक, अग्निशामक यंत्र में भरा जाने वाला मिश्रण। यहां तक क्लियर है? 3 यौगिक हो गए। अकेले सोडियम, सोडियम धातु पढ़ रहे हैं, इसके यौगिक बनते। चौथा पढ़ते कौन सा बनता है? अभी मैग्नीशियम कहां है, अभी सोडियम चल रही है बाबू। चौथा सोडियम का है Na2CO3। ये क्यों बना, देखो इधर देखो,
सोडियम की संयोजकता होती है +1, कार्बोनेट की संयोजकता होती है -2। तो मैंने बताया था फॉर्मूला बनाते टाइम प्लस माइनस की गिनती कभी नहीं करनी है। ये संयोजकता इसके पैरों में, ये संयोजकता इसके, ये +1 का मतलब ऐसे +1, पर कभी बताते नहीं है कि +1। आप +1 लिखते हो ऐसे लिखते हो, +2 होता है तब आप कहते हो ये ऐसे कहते हो ना, कभी ऐसे तो नहीं लिखते कि +1, ये पहले से +1 ही है, बताने की क्या जरूरत है। अब ये +2 है तो इसकी संयोजकता इसके पैर में देखिए Na, ये इसके पैरों में आई 2, ये CO3 इसके पैरों में आई। अगर मैं 1 लगा भी दूं 3 एकम 3 कार्बोनेट, एकम कार्बोनेट, जैसे 2 एकम 2 15 एकम 15, तो एक कार्बोनेट एकम कार्बोनेट ही हो गया, तो 1 लगाने की जरूरत नहीं, सीधा क्या बनेगा Na2CO3। Na को क्या बोलोगे सोडियम। वेरी गुड, आसान है, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे याद हो जाएगा। CO3 को क्या बोलोगे, इस सोडियम कार्बोनेट को जाना जाता है सोडा एस के नाम से। पेपर में पूछेंगे सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है। अब आप बोल रहे हो सोडा एस क्या समस्या, इधर देखो, ये सोडा एस है ना, ये मैं सोडा एस ही लेता हूं अभी, ये तो सोडा एस है, इसमें मिला दूं मैं 10 अणु जल के, अब ये बन जाएगा सर्फ, वॉशिंग सोडा बन जाएगा। वापस सुनो, सोडा एस के अंदर मैं 10 अणु जल के मिला दूं, ये सर्फ बन जाएगा। बाकी सर्फ नाम की कोई चीज नहीं होती है, सर्फ एक कंपनी है, डिटर्जेंट होता है, अपमार्जक, ठीक है। जैसे आप कहते हो, अब मैं आपको समझाने के लिए बोलूंगा, पर पहले बता देता हूं, सर्फ नाम की कोई चीज नहीं होती, डिटर्जेंट होता है, अपमार्जक होता है, वॉशिंग पाउडर होता है, वॉशिंग सोडा कह सकते हो। आप कहते हो सर्फ, आपको वो सर्फ देगा तो भी वो सर्फ है आपके लिए, आपको वो टाइट देगा तो भी सर्फ है, आपको निरमा देगा तो भी सर्फ है, आपको घड़ी देगा तो भी सर्फ है, और आपको सर्फ देगा तो भी सर्फ है। तो सर्फ एक कंपनी होता, डिटर्जेंट है। जैसे आप कहते हो कि सर कोलगेट देना 10 रुपए की, अब आपको वो पेप्सोडेंट देगा तो भी आपके लिए वो कोलगेट है, और आपको अगर कोलगेट दे दी तो भी आपके लिए कोलगेट है, कोई और कंपनी का आपको दे दिया तो भी कोलगेट है। कोलगेट नहीं होता, टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट, दंत भंजन, टूथपेस्ट की क्वालिटी है। कोलगेट एक कंपनी है ना, ऐसे क्लोजअप एक कंपनी है ना, ऐसे। तो आपको समझाने के लिए सर्फ बोला, बाकी सर्फ नहीं होता, डिटर्जेंट होता, समझ गए ना। चलो, मतलब मैं सोडा एस में 10 अणु जल के मिला दूं तो ये बन जाएगा वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा बन जाएगा, कपड़े धोने का सोडा बन जाएगा, यानी जिसको आप सर्फ कहते हो वो बन जाएगी। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, वॉशिंग पाउडर निरमा आता है नहीं, वो ही बन जाएगा धोने का सोडा। वॉशिंग सोडा या फिर धोने का सोडा, या फिर कह लो धावन सोडा, धावन सोडा मतलब यह हुआ सोडा एस है ना, वो वॉशिंग सोडा बनाने की कच्ची सामग्री है। सोडा एस है वो वॉशिंग सोडा बनाने की कच्ची सामग्री है। इस कच्ची सामग्री में 10 अणु जल के आए, ये आपके लिए सर्फ बन गई। 10 अणु जल के आए तो इसका नाम क्या है, जल के अणु 10 आए तो इसको बोलोगे, जल का अणु आ गया तो बोलोगे जलीय। ये क्या है, सोडियम, ये तो है, देखो इधर देखो, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये जलीय सोडियम कार्बोनेट है, इतना फर्क है। जल के अणु है तो सर्फ है, जल के अणु नहीं है तो कच्ची सामग्री है, जलीय सोडियम कार्बोनेट। तो खाने का सोडा है ना, पीने का सोडा, धोने का सोडा, निकालने का सोडा, मीठा सोडा, ये सोडे सारे इसी के ही है, सोडियम से सोडा, जो सोडे आएंगे वो सारे सोडे इधर ही है। अब एक और पढ़ लो लास्ट, NaNO3, Na हो गया सोडियम और NO3 हो गया नाइट्रेट, नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। इस सोडियम नाइट्रेट, ये क्वेश्चन आया हुआ जीडी के अंदर, जीडी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ, चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है, यही है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट को कहा जाता है चिली साल्ट पीटर, मतलब ये आप सोचोगे ये क्या समस्या है, कहां काम आता है, काम नहीं आता। तो
आपको कोई धातु चाहिए, मैंने आपको बताया था, पहले बताया था, वापस रिपीट कर देता हूं मोटा मोटा। पृथ्वी के भूगर्भ से कुछ पदार्थ खोद कर निकाले जाते, जिनको खनिज कहते हैं। वे खनिज जिनका निकलना लाभदायक होता है उनको यश कहते हैं। आपको सोडियम चाहिए तो धरती से खोदोगे सीधा सोडियम थोड़ी निकलेगा। लोहा चाहिए तो ऐसे नहीं, लोहे के टुकड़े पड़े नीचे निकाल लेंगे। आपको सोडियम चाहिए, आप खोदोगे तो ये निकलेगा, सोडियम नाइट्रेट निकलेगा। इस सोडियम नाइट्रेट का शुद्धिकरण करवाएंगे, नाइट्रेट ग्रुप को रिमूव कर देंगे। शुद्धिकरण की अलग अलग विधियां हैं, झाग पलवन विधि, अयस्क सांद्रण विधि, भर्जन विधि, निस्तापन विधि, है ना, ऐसे नाम है। तो ये नाइट्रेट को बाहर निकाल देंगे, शुद्ध सोडियम प्राप्त कर लेंगे। तो सोडियम धातु का अयस्क क्या है? चिली साल्ट पीटर है। खोदोगे तो चिली साल्ट पीटर निकलेगा। चिली साल्ट पीटर का शुद्धिकरण करवा के क्या मिलेगी? तो पेपर में पूछेंगे सोडियम धातु का अयस्क क्या है, तो आपको बोलेंगे चिली साल्ट पीटर, बॉक्साइट, अर्जेंटाइट, हेमेटाइट। अब नाम क्या है? इस सोडियम नाइट्रेट की खोज है ना, एक दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के दो प्रदेश है, पढ़े होंगे। एक का नाम चिली, एक का नाम पेरू है। जीके में पढ़ा होगा? नहीं पढ़े? जीके वाले सर से पूछ लेना, ध्यान में नहीं कोई घिसा गया, जीके को जाता ही नहीं, नटके साफ ही, ठीक है, पूछ लेना आप। दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के दो प्रदेश है, एक का नाम है चिली, एक का नाम है पेरू। चिली और पेरू ने मिलकर के एक यौगिक खोजा था सोडियम नाइट्रेट नाम का। उन्होंने कहा सोडियम चाहिए ना, तो सोडियम नाइट्रेट निकलेगा, उससे सोडियम धातु प्राप्त होगी। तो चिली और पेरू ने मिलकर के सोडियम नाइट्रेट की खोज की थी, इसलिए इनका नाम पड़ गया चिली साल्ट पीटर। ये थी सोडियम धातु, इतने यौगिक है। अब यौगिक रट्टा मारने से याद नहीं होंगे, पहली बार में मुझे भी नहीं याद हुए थे, बार बार पढ़ोगे, रफ कॉपी में लिखोगे तो याद होंगे। अब आज मुझे सारे यौगिक क्यों याद है? क्योंकि मैं आप इन 6-7 सालों में इनको कम से कम 200-300 बार लिख चुका हूं, इसलिए मेरे माइंड में सेट है। आप कोई चीज लिख लिख के पढ़ते ज्यादा याद होती है ना, ऐसे आपको भी याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। रफ कर दूं? चलो, अब सोडियम के बाद नंबर आता है मैग्नीशियम धातु का। सोडियम 11 पे 12 पे कौन है? 6-7 धातुएं पढ़ेंगे, सारी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाऊंगा। सारी आपके काम के लिए सारी पढ़ा दी तो आपको जो याद है वो ही भूल जाओगे। मैग्नीशियम धातु आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आती है? 12 नंबर पे आती है। क्या खास बात है? पेड़ पौधों की पत्तियों का हरा रंग किस धातु के कारण होता है? मैग्नीशियम। किस वर्णक के कारण होता है? पर्णहरित या क्लोरोफिल। पर्णहरित या क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? कहां पर होती है? पेड़ पौधों की पत्तियों के हरे रंग के लिए उत्तरदायी है। यौगिक बनते हैं इसके, क्या बनते हैं? देखो, पहला मैग्नीशियम का पहला यौगिक बनता है MgO। अब आप सोचोगे सर यहाँ पे 2 या 3 क्यों नहीं लगाया? लगता ही नहीं है, मैं क्या से लगाऊं? कैसे? मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे, देखो आता है ना। ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे बनेगा, 2 और 8 10 दोबारा ऐसे बनेगा। ऑक्सीजन का कैसे बनेगा? 2 और 6 8। 12 वाले कक्ष में होने कितने चाहिए? 12 वाले में होने कितने चाहिए? इसके पास 2 फालतू है, अरे इसको 2 की जरूरत है, तो ये 2 देगा कि ले ले, ये देगी कि दे दे भाया दे दे। इसने 2 का कर्जा लिया, इसके 8 पूरे हो गए, इसने 2 दिए, इसके भी 8 पूरे हो गए, तो एक ने 2 दिए, एक ने 2 लिए, तो +2 -2 कैंसिल हो गए। तो ना कहीं 2 लगा ना कहीं 3 लगा, सीधा MgO, ठीक है। तो नाम क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। रासायनिक नाम क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे जाना जाता है श्वेत चूर्ण के नाम से, श्वेत एलवा के नाम से जानते हैं। कहां पे होता है? भट्टे देखे? भट्टे, ईंट वाले भट्टे। देखो भट्टों के अंदर टेम्परेचर कितना होता है? बहुत ज्यादा। भट्टे में जो कूड़ा कचरा डाल रहे हैं ना, भूसा डाल रहे हैं ईंट को पकाने के लिए, उसमें अगर आदमी गिर जाए तो पकौड़ा के लेग पीस लुग पीस की खोला दे बटाए, गया, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। मान लो भूल जाओ आप, इतनी आग है उसके अंदर। अब सोचो जहां पर 24 घंटे इतनी आग जल रही है, आप सोच रहे हो कई सालों तक भट्टा चलता है, फटता क्यों नहीं है? इस कमरे में आप ईंटें पका लो, क्या फट जाएगा? तो भट्टे के अंदर जो एल्वा लगाई जाती है, सोरेल सीमेंट होती है, उस सीमेंट के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड का एल्वा मिलाया जाता है। ये कठोर अस्त्र बना देता है।
इसकी वजह से ही भट्टे फटते नहीं लंबे टाइम तक। वो बात अलग है, भट्टा बहुत ज्यादा पुराना हो गया, अब ईंटें वगैरह उसमें निकालनी बंद कर दिए, गिरने वाला है, तो वो अलग अलग पुराने भट्टे पड़े ना कहीं गिर रहे हैं, वो वैसे ही पड़े, आधा टूटा फूटा ऐसे पड़ा है। तो भट्टों में अस्तर निर्माण में कौन काम आता है? इसका एलवा लगता है अंदर, इसलिए फटते नहीं है भट्टे। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे भट्टों में अस्तर निर्माण में काम आने वाला यौगिक कौन है? बोलो रे, मैग्नीशियम। भट्टों में अस्तर निर्माण में काम आने वाला यौगिक कौन है? मैग्नीशियम। 2 नंबर मैग्नीशियम का एक और यौगिक बनता है MgOH2। इसे बोलोगे आप, Mg का मतलब मैग्नीशियम, OH का मतलब क्या होता है? साथ साथ बोलोगे ना तो याद हो जाएंगे, हाइड्रोक्साइड। इसे जाना जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से। ये लगभग इन 4-5 सालों में अलग अलग एग्जाम के अंदर लगभग 3 या 4 बार आ चुका है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है? मैग्नीशिया का दूध कहते हैं इसको। ये आप दैनिक जीवन में लगभग काम में लेते ही उसको। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है? ये क्या एक क्षार है, जिन परमाणुओं के पीछे OH आ रहा है ना हाइड्रोक्साइड, वो सारे क्षार है। आपको कभी पेट दर्द होता है, एसिडिटी हो जाती है, अम्लता हो जाती है, किसकी वजह से? अमाशय के अंदर अम्ल निकलता है, मैंने पाचन में पढ़ाया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा निकल गया, आपको एसिडिटी हो जाएगी, अम्लता हो जाएगी, आप रो आ जाएगा। फिर आप मेडिकल पे जाते हो, है ना, पेट दर्द की टेबलेट लेने के लिए। अब दर्द किसकी वजह से हो रहा है? अम्ल की वजह से। डॉक्टर आपको जो भी टेबलेट देगा, इनो दे देगा, है ना, या फिर आपको ये दे देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको डॉक्टर तो अम्ल की वजह से दर्द हो रहा है, डॉक्टर आपको क्षारीय पदार्थ देगा। पेट दर्द की जितनी गोलियां आएगी सब क्षारीय होती है, क्षारीय देगा। पेट दर्द हो रहा है अम्ल की वजह से, आपने क्षार लिया, अम्ल और क्षार दोनों मिलकर के अपने अपने गुण खो देते हैं, उदासीन होकर लवण और जल बनाएंगे, परिणाम स्वरूप आपको पेट दर्द से राहत मिलती है। तो पेट दर्द हो रहा है अम्ल की वजह से, क्षार लेना पड़ेगा। इनो आता है, डॉक्टर कहता है ना कि कैसे बालो किसी का कहते हैं ना बागड़ी में जिदुर हो है, उबा का आण ला रही है, उल्टी आण कौन ला रही है ना, या पेट दर्द हो रहा है ना, बस वगैरह के अंदर जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, डॉक्टर आप इनो लेते हो, डॉक्टर बोलता है कि मेडिकल वाला कि इनो पाउच खोलते ही पानी गिलास में अगर है लगभग आधा गिलास पानी है, उसमें इनो डालते तुरंत सेवन कर लो। कई महिलाएं हाथों हाथ लेती नहीं इसको, कोई जरूरत नहीं है, महिला नर्वी हो सकती, लेते नहीं। आपने उसमें डाला, उसमें झाग बन रहे उस टाइम ले लो, क्योंकि आप उसको लोगे ना तो वो इसके अंदर से गैस निकलेगी, वो गैस निकल तभी आपको डकार आएगी, पेट दर्द सही होगा। आपने डाला ओपल कर गैस तो पहले उड़ गई, आप उसको देख रहे हो कि झाग चढ़ाई कर दो, वो ठंडा हो गया ना पियांगा, वो कोई फायदा नहीं, इसलिए कहते हो हाथों डालते ही उसका सेवन कर लो, वो यही होता है। तो पेट का मतलब उदर, पेपर में पूछेंगे उदर की एसिडिटी को, उदर की एसिडिटी को, पेट दर्द वाली टेबलेट होती है ना उस पर देख लें, साल्ट में ये लिखा होता है, साल्ट पढ़ते हो ना टेबलेट में लिखा होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पेट दर्द की गोलियों में सब में होता है ये, या बेकिंग सोडा होता है। उदर की एसिडिटी को नष्ट करने में काम आने वाला रसायन कौन है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, पेट दर्द की गोलियों में होता है। जब भी आप जाकर कहते हो ना पेट दर्द की गोली देना, वो देता है ना, वो क्षारीय देगा, क्योंकि उसको पता है पेट दर्द तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से और अम्ल से, तो क्षारीय देना है, वो क्षारीय देगा। वो बात अलग, गांव में कई ऐसे भी कहते हैं भाई जी पेट दुख नाल गोली दियो, है ना, पेट दर्द तो पहले से हो रहा है, पेट दुख नाल गोली फिर और मांग लेके, है ना, ऐसे भी है। अब ये 2 याद रख लो, वैसे एक और भी है, थोड़ा सा याद रख लेना कभी अगर आए तो, बाकी ये कोई काम की चीज तो है नहीं वैसे इतना। कार्नेलाइट नाम याद रख लेना, और भी इसके पर आप 2 ही पढ़ो। अगर आए कार्नेलाइट का संबंध किससे, तो कार्नेलाइट मैग्नीशियम का एशक है, खोदोगे कार्नेलाइट निकलेगा, कार्नेलाइट का शुद्धिकरण होगा तो मैग्नीशियम मिलेगा। और ज्यादा मत पढ़ो आप, डोलोमाइट कैल्शियम में पढ़ेंगे, 2 ही पढ़ लो इसके मेन। मैग्नीशियम खत्म, अब पढ़ते एल्यूमिनियम। हाँ एल्यूमिनियम, बताई थी कल खास बात क्या एल्यूमिनियम की? पृथ्वी के भूगर्भ में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन है? एल्यूमिनियम के भी आप 2 पढ़ लो,
हाँ, फिटकड़ी एल्यूमिनियम से बनती है। सबसे बड़ा फॉर्मूला एक गिट्टी को सूत्र फिटकड़ी को ही है। पढ़ा देंगे, बता दूंगा फिटकड़ी का भी। पहला, आपको एल्यूमिनियम चाहिए, आप धरती से खोदोगे तो ये निकलेगा। अब आप सोचोगे सर ये क्या है, कहीं 2 लगा दिए कहीं 3 लगा दिए, सुन सकता है। बोल जाओ तो कैसे बनाओगे, देख लो, चेक करो। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, कितने नंबर पे आता है? परमाणु क्रमांक याद नहीं है तो भूल जाओ, फिर कोई इलाज नहीं है। 8 पे। इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 3, इसका एल्यूमिनियम के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। 3 है, क्या करेगा? त्याग देगा। 3 त्यागेगा। और इस भाई साहब के पास 2 की कमी है, ये क्या करेगा? 2 का कर्जा लेगा। ऑक्सीजन बनाता है -2, एल्यूमिनियम बनाता है +3। इसकी संयोजकता इसके पैरों में, इसकी संयोजकता इसके पैरों में, बन गया फॉर्मूला Al, ये लगाओ 2, ये O, ये लगाओ 3, Al2O3 बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कई किताबों में ध्यान रखना, यहां पर जल के अणु भी लिखे होते हैं ऐसे, 3H2, कई बार लिखने की जरूरत नहीं, वैसे लिखा हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलोगे आप इसे। जल के अणु भी जुड़े हो सकते हैं, 2 या 3, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। जल के लगाओ चाहे ना लगाओ, लगे हो तो अच्छी बात, नहीं लगे तो भी सही है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जाना जाता है बॉक्साइट के नाम से। बॉक्साइट मतलब आपको एल्यूमिनियम चाहिए, आप धरती से खोदोगे तो बॉक्साइट बाहर निकलेगा। बॉक्साइट का आप करवाओगे शुद्धिकरण, फिर एल्यूमिनियम मिलेगा। पेपर पूछ लेते हैं एल्यूमिनियम धातु का यस्क क्या है? अर्जेंटाइट, सिल्वरेटाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट। बॉक्साइट। अच्छा, एल्यूमिनियम से एक यौगिक भी बनता है, पोटेशियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट की होल थ्राइस 224H2O। सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है। एक गिट्ट को सूत्र आवे, समझिए फिटकड़ी है, ये फिटकड़ी का रासायनिक सूत्र है। जल के शुद्धिकरण में काम आती है ना फिटकड़ी। हाँ, नाई के पास होती है ना, जब आप शेविंग वगैरह करा रहे हो, कट लग जाता है, लगाता है, क्या काम आता है बताता हूं। इसको कहोगे आप एलम, या आम बोलचाल की भाषा में कहते फिटकड़ी, एलम कहते हैं इसको। देखो, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, 24 अणु जल के। पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, 24 अणु जल के अगर लगे हो, उसे आप एलम या फिटकड़ी कहोगे। उपयोग कहां है? जल के शुद्धिकरण में काम आती है। घड़ा होता है, उसमें आप फिटकड़ी थोड़ी सी डाल देते हो, जो कचरा होगा ना उसको सिकोड़ करके पेंदे में जमा दी, दलदल से समझे, सफेद सफेद, सिकोड़ कर पेंदे में बिठा दी। सिकोड़ना क्या होता है? स्कंदन। तो फिर एलम जल का शुद्धिकरण किस विधि से करती है? सिकोड़ कर करती है, तो स्कंदन विधि कहेंगे। समझ गए ना? तो काम क्या है जल के शुद्धिकरण में? पेपर पूछेंगे जल के शुद्धिकरण में काम आने वाला अकार्बनिक पदार्थ कौन है? फिटकड़ी है। सामान्य नाम फिटकड़ी, और वैसे रासायनिक नाम क्या है? एलम। फॉर्मूला ये कैसे बनता है सिखा दूंगा। जल के शुद्धिकरण में काम आता है। कौन सी विधि से? कचरे को सिकोड़ कर नीचे लाती है। सिकोड़ कर लाएगी तो कौन सी विधि? नाई के पास होता है, ब्लेड वगैरह लग जाता है, फिटकड़ी होती है ना, शेविंग करवा रहे हो, ऐसे ऐसे रगड़ता है, ऐसे थोड़ी देर, रक्त का थक्का बन जाता है, खरूट बन जाता है, रक्त बहना बंद हो जाता है ना। कारण क्या है? कृत्रिम रूप से रक्त का थक्का बना। रक्त का थक्का कौन बनाता है? विटामिन के, फाइब्रोनोजन प्रोटीन, तत्व पूछे तो कैल्शियम। फिटकड़ी कृत्रिम रूप से थक्का बनाती है, रेडीमेड खरूट बनाती है, रेडीमेड क्लॉट, कृत्रिम थक्का। रक्त का थक्का बनाने में, रेडीमेड मतलब कृत्रिम रूप से रक्त का थक्का, रक्त का थक्का बनाने में कहां पर? नेचुरल नहीं है, ध्यान रखना, वो तो विटामिन के। कृत्रिम, रेडीमेड क्लोट, कृत्रिम थक्का बनाना, ये काम आएगी। अब आप सोचोगे सर ये फॉर्मूला कैसे याद करूं? ये पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सल्फेट से मिलकर बन रहा है। कैसे बन रहा है? ऐसे बन रहा है। बॉक्साइड उतार लिया होगा सबने, इसको रफ करता हूं, इधर देखो। देखो, पोटेशियम आवर्त सारणी में 19 नंबर पे आता है। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8, 2 8 10 18,
पूरे हो गए, एक फालतू त्याग देगा, +1 बनाएगा। सल्फेट की शोधकता -2 होती है। एल्यूमिनियम की शोधकता अभी सिखाई थी मैंने आपको, +3 होती है। सल्फेट की होती है -2। इसकी शोधकता इसके पैरों में, इसकी शोधकता इसके पैरों में, इसकी शोधकता इसके पैरों में, इसकी शोधकता इसके पैरों में। बनाओ के इसके पैरों में 2 SO4, अब +1 लगाओ चाहे ना लगाओ, सल्फेट एक कम सल्फेट ही हो गया, एक लगाने की जरूरत ही नहीं है। उसको चेक करोगे Al2 SO4 तो है, लगा दो। इसके पैरों में 3 और है, तो सल्फेट की होल थ्राइस है, Al2 SO4 की होल थ्राइस, जल के अणु 24 है। ठीक है, वैसे भूल भी जाओ, ध्यान रखना, सबसे बड़ा सूत्र दिख जाए ना, या देख लियो कि टेगो आगे हो गए तो फिर आई फिटकड़ी है, सीधा लिख दियो एलएम है बस। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम तो छोड़ो, पोटेशियम का आ गया है। कैल्शियम पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सोडियम के बाद कैल्शियम इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम की खास खास बातें सबको पता ही है। क्या खास बात है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है? दांतों का मुख्य घटक, हड्डियों का मुख्य घटक। दूध में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु पोषक तत्व पाया जाता है? कहते हैं ना हड्डियां कमजोर है, दूध का सेवन करो। दूध में कैल्शियम होता है, हड्डियां मजबूत होती है, तो सोते समय दूध पीना चाहिए, है ना। तो दूध में सबसे अधिक, चारों क्वेश्चन का एक ही आंसर है कैल्शियम। ये बात है नॉर्मल है, सबको याद ही होगी, तब कर दूं। कैल्शियम का पहला यौगिक 1 नंबर CaO। हाँ, पहला यौगिक CaO। Ca का मतलब कैल्शियम, O लग जाए तो ऑक्साइड। इस कैल्शियम ऑक्साइड को आप नाम दोगे बिना बुझा चूना। पढ़ाई होगा क्वेश्चन बहुत बार। बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। ऐसे आप कह सकते हो अस्मित चूना, इंग्लिश में कहो क्विक लाइम। सारे नाम इसी के। बुझा क्या होता है, बिना बुझा क्या, पढ़ाता हूं, पहले लिख लो, क्विक लाइम। दूसरा होगा CaOH2। Ca तो हो गया कैल्शियम। ये टॉपिक आपको बोरिंग लग रहा होगा पर है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन। 10 एक सूत्र और बचे बस, उसके बाद सारे के सारे टॉपिक इंटरेस्टिंग है। यह भी इंटरेस्टेड है, वैसे ढंग से पढ़ोगे ना इंटरेस्ट आ जाएगा इसके अंदर। इंटरेस्टिंग टॉपिक, कोई बड़ी बात नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ, बुझा चूना ना बोलो, इंग्लिश में कह लो लाइम सॉल्यूशन या लाइम विलियन, या आप इसे कह सकते हो सफेदी का विलियन। पुराने वालों को अगर अब तक याद नहीं हुआ तो जिंदगी में भी नहीं होगा। लाइम विलियन, सफेदी का विलियन, चूने का दूध या पानी कह सकते हो। चूने का दूध या पानी एक ही बात है। अब आप सोच रहे हो बुझा चूना बिना बुझा, क्या समस्या है? पहले उतार लो, समझाता हूं कैसे बनता है। अब आप सोचोगे यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लगाया, यहाँ 2 क्यों लगाया? शोधकता है। कैल्शियम ऑक्साइड देखो कैसे बना। कैल्शियम 20 नंबर पे आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। कैसे? पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8, 2, 8, 10, 8, 18 पूरे हो गए। 2 फालतू है, दे दो। ऑक्सीजन 6 पे आएगा, सॉरी 8 पे आएगा। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6, 2 की कमी है, 2 ले लेगा। -2 + 2 कैंसिल हो गई, सीधा क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड बना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 क्यों लगाया? कारण है कैल्शियम शोधकता तो +2 है, हाइड्रोक्साइड की -1 है। इसके शोधकता इसके पैरों में, इसकी शोधकता इसके पैरों में। कैल्शियम एक कम, कैल्शियम 1 लगाओ ना भले, पर हाइड्रोक्साइड के पैरों में 2 आएगा। ब्रेक नहीं लगा रहे हो, सीधा 2 लगाओगे, ऐसे क्या? इसका मतलब यह है CaOH2, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है। गलत है ये। यहां 2 लगाओगे, इसका मतलब ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है।
इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ये कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 1 और हाइड्रोजन 2, ये सिर्फ हाइड्रोजन पर लागू हो रहा है। मैथ में ऐसे करते हो क्या, x प्लस वाई प्लस जेड लिखा होता है, ऐसे करते हो क्या सीधा, इसका मतलब 3x प्लस वाई प्लस जेड है। ऐसे करोगे ना तो ये 3x प्लस 3y प्लस 3z है। 3 कॉमन लिया है आपने, मैथ में कॉमन लेते। जैसे मैं लिख दूं 2 प्लस 2 रूट 3 लिख दिया मैंने, कॉमन नहीं निकालते इनमें से। मैंने यहां पे 2 लिखा, फिर मैंने यहां लिखा 2 प्लस रूट 3, इस प्रकार से लिख दिया। कॉमन लोगे, यहां मैंने मल्टीप्लाई लगा दूं, मान लो इसे गुण लगा दूं, कॉमन लेते हो ना। इसमें से अगर आप 2 यहां भी आ रहा है, मान लो ये प्लस लगाया, 2 यहां भी आ रहा है, 1 2 को बाहर निकालोगे, वहां पे प्लस लोगे ना, 1 प्लस इसको 3 करोगे, यहां पे अगर साथ में 2 हो, ऐसे यहां 2 हो, तो आप इसको यूं लिखोगे, इसको ये लिखा है ना, इसको यूं लिखोगे 2 1 प्लस रूट 3 लिखोगे। इसका मतलब क्या है, 2 एकम 2 और 2 रूट 3, कॉमन 2 लिया है ना, ये 2 सबके लिए लागू हो रहा है। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पढ़ते हो क्या, त्रिकोणमिति में पढ़ाऊंगा, साइंस खत्म हो जाए पढ़ा दूंगा, तब सिखाऊंगा। इधर देखो, इसको रफ कर दूं। अब आप सीखो ये बने कैसे, ये समस्या क्या है। ये होती है कड़ी, ये वाली, ये दिख रही है दीवार पे की हुई, ये यही है। अब बने कैसे देखो दोनों, इनको रफ करूं एक बार के लिए, समझाता हूं बने कैसे, आप भूल जाओ तो। अब पेपर में पूछेंगे बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, आप कहोगे कैल्शियम ऑक्साइड। आपसे पूछेंगे बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, आप कहोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बने, आप गए बाजार से लाए आप ये चूना, कड़ी लाए, कड़ी 5 किलो 10 केजी का आता है ना, गट्टो है नहीं, थैला आता है एक, थैले में आप चूना लेके आए, घर पे मटके में डाला, ऊपर से पानी मिला दिया, यही काम करते हो। चूना लेके आए, मटके में डाला, पानी मिला दिया, तो यहां एक अभिक्रिया होगी, ये विलयन पड़ा मटके में उबलता है। नोटिस भी किया मैंने, बहुत बार बताया, अगर मटका कच्चा हुआ तो मटका टूट भी जाएगा, होता है ना। ये आपने चूने में पानी डाला, जब उबल रहा है ना, आप इसमें हाथ डाल के देख लेना, अंगुली जल जाएगी, खतरनाक उबलता है विलयन। ऊपर मुंह करोगे भाप आएगी, उष्मा बाहर निकल रही है, तो एक उष्मा शेपी अभिक्रिया चलती है इसके अंदर। आधे पौने घंटे बाद में ये विलयन बिल्कुल ठंडा मिलेगा, जब आप दीवार पे करोगे घोल बन जाएगा ना, ठंडा मिलेगा। तो घोल बन गया दीवार पे, सॉरी मटके के अंदर। कैसे बना होगा घोल, ये चूने और पानी से मिलकर ही बना होगा घोल। हमने तो चूना और पानी डाला है मटके में, और कुछ डाला नहीं, तो घोल इनका ही बना है। कैसे बना घोल, ये घोल बन गया। कैल्शियम 1 है, 1 लिख दिया, 1 ऑक्सीजन ये पड़ी, 1 ये पड़ी, कितनी होगी 2 ही ऑक्सीजन 2 ही हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों 2, ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, जब आपने मटके के अंदर चूना डालने के बाद पानी डाला, ये विलयन उबलता है, खतरनाक जलता है। जब दीवार पे करोगे घंटे बाद, ये विलयन आपको बिल्कुल ठंडा मिलेगा। इसका मतलब एक बुझा और एक बिना बुझा। कोई भी जलती हुई चीज कब बुझती है, जब उस पर पानी डालते हैं तब बुझती है। चूना लाए, पानी डाला, कई देर तक जला, उबला, ठंडा होकर बुझ गया। अब इसमें उष्मा नहीं, बिल्कुल ठंडा है, दीवार पे कर लो, तो पानी डालने के बाद ये तो गया बुझ, ये बन गया बुझा चूना। अब पानी डालने के बाद बुझा, तो पानी डालने से पहले गैस था, ऐसा मत कहना जला हुआ, बिना बुझा। तो सिंपल सी बात, अगर आपसे पूछे बुझा हुआ चूना का सूत्र, तो आप सोचोगे कोई चीज कब बुझेगी, जिसमें पानी होगा। पानी किसमें दिख रहा है, इसमें पानी दिख रहा है आपको कि इसमें पानी दिख रहा है। ये देखो H2O, इसमें पानी है, तो पानी डालने के बाद बुझा, तो ये तो बुझा, पानी नहीं है तो बिना बुझा। समझ गए, चलो अब एक और भी काम करते हैं, आगे वाला सूत्र बनाऊंगा, इससे पहले सीख लो, प्रोसेस सीख लो। अब ये घोल तैयार हो गया मटके के अंदर, ये वाला। अब आपने इस घोल को, अभी घोल को दीवार पे भी करेंगे, ये घोल पड़ा है मटके के अंदर, आपने डिब्बे में डाला, एक ब्रश लिया, इस घोल को इस दीवार पे यूं करके पोत दिया ऐसे। आपने इस घोल को दीवार पर पोता, दीवार किसके संपर्क में, वायुमंडल के। आपने दीवार पर घोल चिपकाया था, पानी चिपकाया आपने दीवार पे, ब्रश की सहायता से। अब दीवार पे पानी है क्या, तो पानी कहां गया, जरूर सूर्य का ताप आया होगा, इस दीवार पे गिरा होगा, तो पानी का तो वायुमंडल में होगा, वाष्पीकरण, पानी तो भाप बन के उड़ गया। तो ताप आया, ताप का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड गैस,
पृथ्वी का तापमान बढ़ाने वाली गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस यही है। अब दीवार थी, वायुमंडल के संपर्क में, ये गिरा ताप। अब ये भाई साहब दीवार पे पड़े पड़े ना ये घोल उबलेगा। उबला, पानी तो भाप बन के उड़ गया। पहले मैं पानी को उड़ा दूं। तीर का निशान अगर किसी अभिक्रिया में ऊपर लिखा हुआ मिला, बना हुआ प्रोडक्ट गैसीय फॉर्म के अंदर है, ये गैस है, ये पानी नहीं है, ये भाप है। अगर तीर का निशान नीचे लगा दूं, बर्फ है, ये बर्फ का सूत्र है। ऊपर लगा दूं, ऊपर उड़ रही है, तो क्या है? गैस है, यानी भाप है ये। देखो दीवार पे मैंने ये घोल चिपकाया, बुझा हुआ चूना, दीवार ने वायुमंडल से ताप लिया, पानी भाप बन के उड़ गया। पीछे पीछे पानी तो उड़ गया, जो बच गया उसकी ये परत बन गई। ये जो बनी हुई, ये उतर रहा है ना अभी, ये परत बन गई। कैसे बनी होगी? पानी को उड़ाओ, देखो इसमें क्या, देखो कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है ना, ढंग से समझो। अच्छा, पानी उड़ गया तो हाइड्रोजन कितनी गई? ये दोनों हाइड्रोजन तो गई। ऑक्सीजन 2 थी, एक ऑक्सीजन भी गई पानी के अंदर, एक रह गई। और क्या बचा? और ये रह गया गैस। इन गैस और इन दोनों ने मिलकर ये पपड़ी बना दी, तो यहां लगी हुई है। किससे बनी? इससे। क्या बचा? कैल्शियम 1, कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 ये पड़ी, 1 ये पड़ी, 3। कैल्शियम CO3 कहते हो, कार्बोनेट। ये है चूने की सफेद चमकीली पपड़ी, इसको कहते हैं संगमरमर। ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाला चौक यही है। खड़िया स्लेट पे, खड़िया मतलब बरतो, यही सूत्र है। अंडे का भारी खोल यही है। समुद्र की प्रवाल भित्तियां यही है। दांतों हड्डियों को मजबूती देने वाला यौगिक यही है। मार्बल्स टाइल्स यही है। ये 8-10 क्वेश्चन का एक ही उत्तर है। जो पपड़ी बनती है ऐसे बनती है। समझ में आया बनी कैसे? ये चूना लाए, पानी मिलाया, घोल बना, घोल को दीवार पे डाला, ताप आया, पानी भाप बन के उड़ा, परत बन गई। ये रही परत। सारी प्रोसेस समझ में आई? ऐसे बनती है। अब तीसरा यौगिक लिखो, ये जो बना है। पहला तो हो गया बिना बुझा चूना, दूसरा हो गया बुझा हुआ चूना, तीसरा यौगिक कैल्शियम का है CaCO3। इसे कहेंगे Ca का मतलब कैल्शियम, CO3 लगे तो कार्बोनेट। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संगमरमर। कौन सा संगमरमर? ताजमहल वाला, वो नहीं साथ साथ मरेंगे, संगमरमर, ताजमहल वाला, यही है संगमरमर। संगमरमर इसी को ही कहते हैं इंग्लिश में लाइम स्टोन। लाइम स्टोन का मतलब, लाइम का मतलब चूना, स्टोन का मतलब पत्थर, तो हिंदी में कह लो चूना पत्थर। ये मकराने का पत्थर कहते हो ना, मकराना से लाएंगे टाइल, वो यही है टाइल, मार्बल टाइल यही होती है। चूना पत्थर, लाइम स्टोन, संगमरमर। ना बोलो तो नीचे लिख रहा हूं अब। चौक, ब्लैक बोर्ड पे जो चौक लिखते हैं ना, स्कूल में पढ़ते थे चौक लिखते ना, चौक से टीचर लिखते थे, वो चौक का सूत्र यही होता है। खड़िया, खड़िया मतलब बर्तो, गुरुजी मेरे बर्तो खा गयो। स्लेट पे बर्ता था ना, अपने बर्ता कहते हैं, हिंदी में खड़िया कहते हैं। चौक, खड़िया। मार्बल्स या फिर टाइल्स, मार्बल्स बोल दो, टाइल्स बोल दो, उनका सूत्र भी यही है। अंडे का बाहरी खोल, जो छिलका फेंकते हो ना आप, वो यही होता है। अंडे का बाहरी खोल तुम लोग नहीं लाते, कोई बात नहीं, कोई तो लाता होगा। मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम लोग लेके आओ, लाना तो लाओ, नहीं लाना मत लाओ। हैं खेत में ना ना, वो जिप्सम होता है, वो कैल्शियम सल्फेट 2 अणु जल के इसी में आएगा। वो भी यही है, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब बता देंगे, टेंशन मत लो। अंडे का बाहरी खोल, ठीक है। अंडे का बाहर छिलका होता है ना, वही है। अंडा शाकाहारी होता है, हाँ शाकाहारी होता है। अंडा मांसाहारी नहीं, अंडा शाकाहारी है। अंडे के अंदर चूजा नहीं निकले जब तक, तब तक अंडा शाकाहारी। चूजा निकल गया ना, अब इसका कोई तोड़ नहीं है कि पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई, ठीक है। बाकी बिना मुर्गी के भी अंडा आता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं आता है, कोई जरूरत नहीं। हाइब्रिड बनते हैं, सब कुछ होता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर ह्यूमन लाइफ, पढ़ा होगा ना, कुछ भी संभव है इस दुनिया में, कुछ भी होते हैं, समझ जाओ, नहीं बताऊंगा, समझ जाओ। अंडे का बाहरी खोल वो भी यही है। अच्छा,
समुद्र के अंदर जीव मर जाते हैं, जीव, समुद्र के जीव जब मर जाएंगे तो उनके अंदर जो बायो मटेरियल है ना, कार्बनिक पदार्थ, वो जम जाएगा उसके अंदर ही और एक चट्टान सी बन जाएगी। जियोग्राफ पढ़ा होगा आपने नाम, प्रवाल भित्ति, वो इससे ही बनती है। ये क्वेश्चन आया हुआ रीट में आया था कि समुद्र की प्रवाल भित्तियां किस यौगिक से बनती है, यही होता है प्रवाल भित्ति। तो प्रवाल भित्तियां ना, समुद्र की प्रवाल भित्तियां, उनका सूत्र पूछे तो यही है, सबका उत्तर यही कि कैल्शियम कार्बोनेट। समुद्र की प्रवाल भित्तियां, तो प्रवाल भित्तियों का रासायनिक सूत्र यही है। और दांतों और हड्डियों को मजबूती देने वाला यौगिक, हमारे दांत और हड्डियां शरीर में मजबूत होते हैं ना, इसी की वजह से होते हैं, फास्फोरस की वजह से नहीं होते, इसकी वजह से होते हैं। दांतों तथा हड्डियों को, वो तो बहुत कारण है। आप ब्रश नहीं करते हो, या फिर आप फ्लोराइड युक्त पानी लेते हो तो आपके दांत पीले हो जाएंगे। आप धूम्रपान का, जर्दा, बीड़ी, गुटखा ये लेते हो, इसकी वजह से दांतों के अंदर क्या हो जाएगा, कार्सिनोजन रसायन जमा हो जाएगी। आप खाना खाने के बाद सीधा ही सो जाते हो, कहीं हुए नहीं सुबह से उठे मुंह ही कौन धोए, कोल्लो चाय को पकड़े पहला, ब्रश नहीं करते। खाना खाने के बाद आप मुंह, खाना खाया, खाना खाने के आधे पौने घंटे बाद तक सोना नहीं चाहिए मनुष्य को, कम से कम 40 मिनट तक खाना खाने में सोना नहीं चाहिए। कई होते हैं 7-8 अपराध सी भर के खाई माचा पर रहने भी लंबो हो जाए बटी, मुंह मत हो ही को नहीं। अब मुख आपने बंद कर लिया, 8 घंटे बाद उठोगे तो मुख बंद है, आपके दांतों के अंदर भोजन के जो कार्बनिक अवशेष छोटे छोटे बचे हुए पड़े हैं, एंजाइम घूम रहा है, मुख बंद है, अवयव शोषण हो रहा है, छोटे छोटे एक कोशिका जीव उस भोजन को सड़ाएंगे, वो दांत में सड़ेगा, दांत तो खराब होंगे। तो दांतों का संक्षारण चालू हो जाता है। पीएच मान का मतलब 5.5, संक्षारित दांतों का पीएच मान, यदि मुख के या यदि दांतों का पीएच मान 5.5 या 5.6 से कम हो जाए, उस समय दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। इसलिए दांतों की सुरक्षा बहुत जरूरी है, ब्रश करना चाहिए इसलिए कहते हैं, ठीक है, और जरूरी है। मुख मेन चीज यही है, दांत बहुत जरूरी है। दांत नहीं होंगे गिर जाएंगे तो मुंह लिफाफे की जैसे खाली खाली हो जाएगा। चना खाने का मन कर गया तो पीस के फाको भलाई मार ले, डुज्जू आ जाएगा, वही गोंटे पे। तो दांतों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। दांत तथा हड्डियों को मजबूती, दांत बहुत जरूरी है। आंख और दांत, दो चीजों का खास ध्यान रखो, तो ब्रश किया करो, नहीं करना तो मत करो। तो मैं क्या लेना, मैं ना करूं। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूं आपकी भावनाएं, मैं समझ गया। जर्दे वाली कली की बात कर रहे हो, हाँ, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो आप मटके के अंदर जब आपने मान लो पोत दिया ना चूना, कुछ दलदल सी बच जाती है ना, गीला गीला, ना ही ज्यादा पानी है ना ही वो सूखा है, बस वो होता है। अगर कभी नहीं मिले ना आपको इमरजेंसी में, तो वहां जाना, उसको लेना पानी के साथ, इसको उतार लेना, लगा लेना, उसको थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में डाल के देख लेना, ठीक है, थोड़ा ज्यादा मात्रा में डाल के देख लेना। ये मुख का ना लपड़ा जो है ना आइटम सारा अंदर की स्लेश में बाहर आ जाएगी निकल के। नोटिस किया हुआ ना कई बार, ये देखा है मैंने, बहुत सारे देखे ऐसे, ज्यादा लगाते हैं ना कई बार, जैसे जो सिस्टम तुम्हारा होता है चमड़ी निकल आती है। उदाहरण देखा हमारे स्कूल में बहुत ऐसे ज्यादा मिला के कई बार मेरे साथ पढ़ते लगा लेते थे ऐसे, तो बाहर आ जाता था ऐसे आइटम। तो वो वही होता है, तो बात कड़ी खा लो, फाको मार लो भी, ठीक है, एक पूरी ऊपर जर्दे खा लो, सर की खा लो थे, मैं रुकू को था नहीं। दांत तथा हड्डियों को मजबूती तो खाना, देखो मेरे कहने से मैं कहूंगा तुम लोग शराब मत पियो, छोड़ दो क्या? मैं कहूंगा जर्दा मत खाओ तो तुम लोग क्या छोड़ दोगे? मैं कहूंगा जर्दा खाओ तो तुम लोग खा लो क्या? ना, मेरे कहने से कोई नहीं छोड़ेगा। बहुत बार बोला है मैंने तुम लोगों को, जो चीजें लिखी होती है उस पर भी लिखा होता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, धूम्रपान से ऐसे लिखा होता है, या तंबाकू से कैंसर होता है, तो पूरी फोड़ के खा ले बेटा, इसे बेटी के करे मांगो। तो मेरे कहने से कुछ नहीं, खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो मत खाओ, छोड़ो। मेरा बोलो थापन खाओ, मैं मना ही कौन करूं। इधर देखो, अब देखो सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र, लाइमस्टोन का रासायनिक सूत्र, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र, चौक का रासायनिक सूत्र, खड़िया या मार्बल्स का सूत्र, अंडे का भारी खोल किस कार्बनिक यौगिक से निर्मित होता है, समुद्र की प्रवाल भित्तियां किससे बनती है, दांतों और हड्डियों को मजबूत करने वाला यौगिक कौन है? सबका एक ही उत्तर। समझ में आया? रफ कर दूं? शंख, सीप, यही है। मोती, शंख हो गया, सीप हो गया, कोड़ी आती है ना पहले, आजकल रुपए आते हैं, पहले आती दमड़ी, पाई। कहते हैं तेरे को फूटी कोड़ी नहीं देंगे। कोड़ी जो बनती थी ना वो इससे ही बनती थी,
कौड़ी जो होती थी उसकी पैसे के बराबर वैल्यू होती है। पहले मतलब रुपए है, पढ़ लेना, मुद्रा के अंदर कौड़ी। जब कौड़ी टूट जाती थी ना, जैसे यहाँ 10 का नोट है, उसको फाड़ दो और आपको बोल दूं कि ये ले 5 रुपया या 5 पैसा दूं, नहीं, उसकी वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं। ऐसे जब कौड़ी होती थी ना, वो टूट जाती, उसकी वैल्यू नहीं होती थी, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती थी। इसलिए कहते हो कोई फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, मतलब खा गयो पैसा भूल जा तू, ये मतलब है। क्या पूछ रहे हो? भरता खाने से ऐसा नहीं है भी सर हम कैल्शियम की कमी है तो हम भरता खा लें क्या, मेट खा लेंगे? कोई खाते हैं? ज्यादा महिलाएं खाती हैं इन चीजों को। कंकड़ पत्थर होते हैं ना, जो चिकनी मिट्टी के अंदर कंकड़ आते हैं, हाँ वो खाते हैं, भरता खाते हैं, मेट खाते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी में कैल्शियम कमी है तो भरता खा लो, ऐसा तो आपके शरीर में आयरन की कमी है तो लो खा लो, गाटर का बट को बोट ले जाके सीरियो खा ले या 2 किलो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि शरीर के अंदर जो प्राणियों ऐसा नहीं होता, समझो। आपके अंदर आयरन की कमी है ना, तो आयरन घुलित अवस्था में जाएगा। सेब के अंदर आयरन है, कटा हुआ सेब लाल भूरा हो रहा है ना, तो लोहा है, उस पर जंग लग गया, वो गलित अवस्था में जाना चाहिए। बाहर है वो ठोस अवस्था में। तो कैल्शियम हमारे अंदर धातु पोषक तत्व के रूप में जाना चाहिए, ना कि धातु के रूप में, ठीक है? तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसे नहीं होता है, तो नहीं होता है, मैं कह रहा हूं ना, तुम्हारे हिसाब से थोड़ी होता है। हाँ बेलन खा, बैंगन बेलन खा ले, घोटिए खा ले, मैं क्यों मना करूं? छोड़ो, इधर देखो। नेक्स्ट, अरे पढ़ लो यार, आस्ते से पढ़ लो, अच्छी बात है, कोई बात। इधर देखो, नेक्स्ट कैल्शियम का जो यौगिक है वो है Ca3PO4 की होल ट्वाइस। इसका एक ही क्वेश्चन है, देखो ये ऐसा है, देखो कैल्शियम और फास्फेट, इसका नाम क्या बनेगा? कैल्शियम PO4 क्या पढ़ते हो? फास्फेट बना के समझ लो, सूत्र भूल जाओ। कैल्शियम आता है 20 नंबर पे, संयोजकता क्या होती है? +2। फास्फेट होता है -3। ये संयोजकता इसके पैरों में, ये संयोजकता इसके पैरों में, तो Ca3PO4 पूरे की होल ट्वाइस। इसे पढ़ोगे आप कैल्शियम फास्फेट। आपके दांत और हड्डियां सफेद चमकीले हैं और इसी की वजह से ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन हैं। दांतों और हड्डियों को मजबूती देने वाला यौगिक पूछे तो कहोगे कैल्शियम कार्बोनेट। दांतों और हड्डियों को सफेदी या सफेद चमकीलापन देने वाला यौगिक, ये सफेद चमकीला बनाता है, मजबूत नहीं बनाता। मजबूत वो बनाता है कार्बोनेट वाला। एक ही क्वेश्चन है इसका बस। रासायनिक नाम तो आप लिख लोगे, कैल्शियम, बोलो रे, फास्फेट। क्या क्वेश्चन है? दांतों तथा हड्डियों को सफेद चमकीलापन, हाँ चमकीलापन, सफेदी देगा, चमकीला बनाएगा। सफेद चमकीलापन प्रदान करवाने वाला यौगिक पूछे तो आप बोल दो कैल्शियम फास्फेट, ठीक है? एक ही काम है इसका। क्या टाइम हो रहा है देखना, एक ही काम है। नेक्स्ट, हाँ रेडोन, नहीं जिनोन ना, रेडोन सबसे भारी गैस है। एकमात्र ऐसी गैस जो हमारे वायुमंडल में नहीं होती वो होती है Xe। एकमात्र ऐसी गैस जो हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती जिनोन। रेडोन दिया है तो गलत है, रेडोन सबसे भारी गैस है। प्रकृति की सबसे भारी गैस वो है रेडोन, सबसे हल्की गैस है 1000 बार बता दियो मैं, हीलियम है, हाइड्रोजन। प्रकृति की सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, प्रकृति की सबसे हल्की अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, नोबल गैस तो हीलियम है। सबसे हल्की गैस, सबसे हल्का परमाणु, सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का अणु हाइड्रोजन ही है। अगर पूछे सबसे हल्की अक्रिय गैस तो हीलियम, सीधा पूछे हल्की गैस हाइड्रोजन, सबसे भारी गैस रेडोन। सारी गैसें हमारे वायुमंडल में है एक को छोड़कर। एकमात्र ऐसी गैस जो हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती वो कौन है? जिनोन हमारे वायुमंडल में नहीं होती, ठीक है? इधर देखो, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने कैल्शियम का ही, CaOCl2।
ऐसे पढ़ोगे आप, Ca बोले तो कैल्शियम, O लग गया तो कह लो बीच में आ रहा है तो आधा बोलो ऑक्सी, और Cl को क्या पढ़ते हैं, अभी सिखाया था क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये है ब्लीचिंग पाउडर। हाँ, हिंदी में इसी को कहते हैं विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, या फिर हिंदी में कहते हैं विरंजक चूर्ण। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है पेपर में। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इंग्लिश में कहेंगे ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कहां काम आता है? विरंजक का मतलब क्या, देखो, वस्त्रों के रंग उड़ाने की अभिक्रिया को कहा जाता है विरंजन। वस्त्रों के रंग उड़ाने की अभिक्रिया कहते हैं विरंजन। विरंजन की क्रिया में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड काम आता है, तो नाम पड़ गया विरंजक चूर्ण। ये लड़कियां जाती है या आप लोग भी जाते हो, आपकी शर्ट का कलर वगैरह फेट हो जाता है, तो आप कहते हो ना कि ब्लैक कलर की शर्ट है या कलर थोड़ा फेट हो गया, 40 रुपए 50 रुपए लेते हैं, उस पर पूरा ब्लैक कलर वापस चढ़ा देते हैं। या दुपट्टे चुन्नियां वगैरह लेके जाती है ये लड़कियां, है ना, कि यहां से काला कर दो, यहां से पीला कर दो, ये कलर। तो क्या करता है, ब्लीच करता है, रफ करके ब्लीचिंग पाउडर से दोबारा नया कलर चढ़ा देगा, 40 50 60 रुपए लेता है, वो यही होता है। तो पेपर में पूछेंगे विरंजन की अभिक्रिया में कौन सा यौगिक काम आता है, ये काम आता है। अब इसमें ऐसी क्या चीज है जो कपड़ों का रंग उड़ा देता है? क्लोरीन है। क्लोरीन इतनी क्रियाशील गैस है, जल में डालोगे पानी साफ कर देगी, बैक्टीरिया मार देती है। जल के शुद्धिकरण में काम आने वाली गैस क्लोरीन। वस्त्रों के रंग उड़ाने में काम आने वाली गैस, फूलों पर डाल दो, फूलों का रंग उड़ा देगी। फूलों का रंग उड़ाने वाली गैस ओजोन परत में छेद यही करती है। ओजोन परत में छेद कौन करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, फ्रेओन गैस। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में ऐसा क्या है, वो छेद करते थे, ये है भाई साहब, ओजोन परत को यही तोड़ती है, जिसकी वजह से पराबैंगनी किरणें आ रही है, कैंसर हो रहा है, त्वचा कैंसर, वो यही है, इतनी क्रियाशील है ये। वर्ग नंबर 17 का सदस्य, ठीक है, रफ कर दूं। नेक्स्ट, इधर देखो, इसी कैल्शियम जो भी है, नंबर लगाते हैं 4 5 6 जो भी है, आगे वाला कैल्शियम का यौगिक है कैल्शियम सल्फेट, और आधा अणु जल का। अब आप बोलो कैल्शियम सल्फेट सीधा क्यों लिखा? कैल्शियम की संयोजकता होती है +2, सल्फेट की संयोजकता होती है -2। सीधा लिखेंगे, कैंसिल हो गए, दोनों बराबर है तो कट जाएगी। आधा अणु जल का, आधे अणु जल को, जल के लिए शब्द यूज होता है हाइड्रेट। सुना होगा आपने गर्मियों में कि डिहाइड्रेशन हो गया जी, ग्लूकोन डी की बोतलें लगवाओ, पानी की कमी, निर्जलीकरण, शरीर में पानी कमी कहते हैं इंग्लिश में डिहाइड्रेशन, हिंदी में कहते हैं निर्जलीकरण। डिहाइड्रेशन, हाइड्रो शब्द का उपयोग होता है पानी के लिए। पानी का एक अणु है तो मोनोहाइड्रो, 2 अणु है तो डाईहाइड्रो, 3 अणु है तो ट्राईहाइड्रो, 4 पे टेट्राहाइड्रो, 5 पे पेंटाहाइड्रो, ऐसे नाम पढ़ दे। ये आधा अणु जल का है तो बोल दो अर्ध हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट कह लो, हेमी अर्ध एक ही बात है। तो इसे आप रासायनिक नाम बनाओगे, Ca तो हो गया कैल्शियम। देखा ही आपने, ये तो देखा ही है, बोल दो, हाँ भर दो, कहां देखा है? तो वाह, दिल तोड़ दिया। हाँ, कैल्शियम देखो, कैल्शियम SO4 सल्फेट, आधा अणु है तो क्या लिखूं, अर्ध या फिर हेमी। जल के लिए क्या लगता है, हाइड्रेट। पानी है तो हाइड्रेट, पानी नहीं है तो डिहाइड्रेशन हो गया, पानी कमी। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, इसको जाना जाता है POP के नाम से, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे पेरिस के अंदर, लंदन में विकसित किया गया था। पेरिस के अंदर इसकी खोज हुई थी, वहां विकसित किया गया, नाम पड़ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। हड्डियां वगैरह टूट जाती है, डॉक्टर द्वारा टूटी हड्डियों को जोड़ने में पत्थर बन जाता है, डॉक्टर द्वारा टूटी हड्डियों को जोड़ने में कौन सा मिश्रण काम आता है, ये आता है। ठीक है, तो हड्डियां तोड़वा लो, फिर चेक कर लेना। प्लास्टर ऑफ पेपर में पूछेंगे, बोलो मत यार, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम सल्फेट, आधा अणु जल का। उपयोग लिख लो, डॉक्टर द्वारा टूटी हड्डियों को जोड़ने में। लाइब्रेरी में पहली सीट पानी वाली होटल पड़ी है, लेके आना है, पहली इंटर करते ही पहली सीट पे पड़ी है।
कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। उपयोग लिख लो, डॉक्टर द्वारा टूटी हड्डियों को जोड़ने के भवन निर्माण में पुट्टी पीओपी, हाँ पीओपी नहीं कहते, पीओपी करवाई है, दोनों जगह काम आती है। ये पीओपी है ना, कितनी वो मतलब पत्थर बन जाता है करने के बाद में, जल्दी छूटती नहीं है। एज डॉक्टर क्या करता है, ये कैल्शियम सल्फेट अर्ध डालता है, ऐसे पानी डाला, पट्टा घुमाया, एक लेप किया, पट्टा घुमाया, एक लेप किया, पट्टा घुमाया, परत बन जाती है पत्थर। क्योंकि हड्डी है ना, सेट कर दी, ऐसे कर दिया ना, हाथ ऐसे रहेगा, फिर वो जब खोलेगा ना तभी सीधा होगा, क्योंकि हड्डियां सेट करनी है ना, हिलनी नहीं चाहिए, पत्थर बन जाता है, सेट कर दिया ना ऐसे ही रहेगा, फिर हिलेगा नहीं, इसलिए काम आता है। वहां भी यही होती है, सेम ही होती है वो पीओपी। डॉक्टर द्वारा टूटी हड्डियों को जोड़ने के काम आने वाला मिश्रण वो यही है। अब तुम्हारे चूने की बात करते हैं, खेतों वाले की। ये जो कैल्शियम सल्फेट है, ये तो ऐसे के ऐसा ही रहेगा। कितने अणु है इसमें जल के? आधे अणु है, ऊपर वाले में आधा अणु है ना, इसमें 1.5 अणु जल का और मिला दो, आधा था ही, 1.5 अणु और मिला दो, कितने हो जाएंगे? अब ये जिप्सम बन गई, खेत वाला चूना। खेतों में धूड़ा फेंकते हो, धूड़ा चूना डालते हो, जिप्सम। खेतों में उर्वरकता वो यही है, तो लिख लो 2H2। इधर देखो, ये मैं कर दूं यहां पर आधे की बजाय जल के अणु कितने? अब ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट, या तो सीधा कह लो भाई जलीय कैल्शियम सल्फेट, ऐसे कह लो, नहीं बोलो कैल्शियम सल्फेट ये भी था, ये भी था, आधा था तो लगाया अर्ध। जल के एक अणु पे मोनो, 2 पे डाई, जल के लिए हाइड्रेट डाई, इसको कह लो डाई हाइड्रेट। ये बन गया कैल्शियम सल्फेट डाई। डाई मतलब जल के अणु 2 है तो डाई लगाएंगे, आधा था तो अर्ध लगाया, 3 होते तो ट्राई लगा देते, 4 पे टेट्रा, 5 पे पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ऐसे लगते। इसे कहेंगे जिप्सम। ये क्या है? उर्वरक है, जिप्सम ये एक उर्वरक है। खेतों में डालते हो ना, डीएपी, यूरिया, सल्फर, जिंक, पोटास, जिंकेट, है ना, जिप्सम चूना फेंकते हैं, मिट्टी में मिला के इसको फेंकना पड़ता है। नहीं समझे? पानी लगे क्या रो है नहीं भी मु गिल्ली मट्टी यानी 4 टप्पा पटके तो की पल्ली हुई नहीं, यूरिया भी पर गाल लिया पहला, फिर गट्टो भी पलट गए, 2 दिन पल्ली नहीं आ, देते रहेगी लेते रहेगी, वो मिट्टी के अंदर चूना मिल जाए वो गीली हो जाएगी, उसके बाद फेंक देते हैं। सूखा फेंकते नहीं, सूखो क्यों कौन फेंका, रहा भरी जाएगी, हवा चल रही है ना, वो सारा मुंह में आ जाए, या दो कांख में बढ़ जाए, या दो मुंह में उड़ जाए, तो वो सूखा फेंका नहीं जाता। चूना समझ गए कि सुनो है, ठीक है, सो तो मन खेती काम आओ नहीं, क्या बात करते हैं बाबू। लिख लिया क्या? जिप्सम। अब ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। क्या करता है? मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाता है, तो क्या एक उर्वरक है, पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, निम्न में से कौन सा एक उर्वरक है, और कैल्शियम के 4 औगिक दे दिए, उर्वरक एक ही है ये, लिख लिया ना यहां तक। अब जैसे यूं दे दिया मैंने, निम्न में से कौन सा एक उर्वरक है, CaHCO3, Ca2CO3, CaCO3, या फिर CaSO4, आधा अणु जलकर, अब दे दिया CaSO4 2H2O। निम्न में से कौन सा एक उर्वरक है? उर्वरक है, ये मिट्टी की क्षारीयता को नष्ट करने काम आता है। आपकी मिट्टी में अगर अम्लता ज्यादा है तो पैदावार नहीं होगी, आपको क्षारीय घटक डालने पड़ेंगे, और क्षारीयता ज्यादा है तो अम्लीय घटक डालने पड़ेंगे। आप बोलोगे ये कैसे होता है? गांव में ग्राम सेवक आता है, घर वालों में कभी कहा होगा खेत की मिट्टी चेक करवा के लानी है, नोटिस किया होगा? ग्राम सेवक आता है, कहते हैं ग्राम से गाइड हो, आज खेत से मिट्टी लेके आओ। आप खेत में जाओगे, आधा फीट मिट्टी हटा करके थोड़ी सी मिट्टी डाल लोगे, लिफाफे में डालकर ग्राम सेवक को दे दोगे, वो क्या करेगा? मिट्टी चेक करने का मतलब क्या है? वो आपकी मिट्टी का आंसू जल में घोल बनाता है, फिर पीएच स्केल में डालता है। अगर आपकी मिट्टी का पीएच माना है 0 से 7 के बीच, तो कहेगा आपकी मिट्टी में अम्लीयता ज्यादा है, इसलिए पैदावार नहीं हो रही, तो आपको लिख कर देगा पर्ची पे क्षारीय घटक डालो।
अब गांव वालों को तो पता होता नहीं क्षारीय घटक का मतलब क्या है, वो लिख देता है आप सल्फर डाल लो इस बार, जिंक डालना, चूना डालना, पोटास डालना, है ना, डीएपी इतनी डालना, ऐसे मात्रा लिख के देता है। तो अगर पीएच मान 0 से 7 के बीच आए तो वो आपको कहेगा मिट्टी में अम्लीयता ज्यादा है, क्षारीय घटक डालो, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलकर संतुलित जाएंगे, पैदावार होने लग जाएगी। अगर आपकी मिट्टी का पीएच मान आएगा 7-14 के बीच तो कहेगा आपकी मिट्टी में क्षारीयता ज्यादा है, अब अम्लीय डालो। इसको कहते हैं मिट्टी की जांच करवाना। तो ये मिट्टी की क्षारीयता नष्ट करने में काम आता है। आपकी मिट्टी क्षारीयता ज्यादा है, चूना फेंकते हैं खेतों में, चूना फेंक कर फिर बाण बवाए, ये मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, ये था कैल्शियम है। नमक डालने के बाद में खेत है ना 1-2 साल ही पैदावार देता है, फिर खत्म हो जाता है काम। सोरा ये लोग काम करते हैं आजकल, ठेके पे जमीन लेते हैं। हमारे एरिया में लगभग 35, 40, 38, 39, 40 हजार तक ठेका जाता है 1 बीघे का, जाता है ना इतना जाता है। तो ये 40,000 रुपए ठेके पे लेंगे, वो पैदावार तो निकालेंगे, वो नमक डाल देते हैं। नमक की वजह से एक बार अम्लता ज्यादा होगी, 1-2 साल तक पैदावार होगी। अगर 2, 3, 4, 5 साल आप खेतों में नमक डालो, भूमि बंजर हो जाएगी आपकी। सोरा होता है, सोरा पत्थर बन जाता है, पत्थर कुएं वाला पानी होता है ना, खेत में लगाते, परत सी नहीं तैरती रहती ऊपर, तो कहते हैं खारा पानी है, सोरा है। इसलिए ट्यूबवेल का पानी लोग कम लगाते हैं, नहर के पानी को लगाते, इसलिए तो नहीं डालना चाहिए। बाकी ठेके में देते हैं, पता चल जाए तो अगलो डाले बीच में ही जमीन, भले ठेको 1.5 है, अगलो के चकते टिंड फोड़ी चाल चक 5 तरह, तो कर नहीं देते, गलत होता है। पैदावार होती है, ऐसा नहीं है, पैदावार बहुत ज्यादा होती है एक बार के लिए, और बाद में काम खत्म हो जाता है, बंजर हो जाती है भूमि। ये था आपकी कैल्शियम धातु। उसके बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस पढ़ लेते हैं। फेरस लोहा, ये इससे पहले इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ते हैं, चांदी पढ़ते हैं। चांदी, अर्जेंटम या फिर सिल्वर या फिर रजत या फिर हॉर्न सिल्वर, सारे नाम इसी के ही है। चांदी कहो, रजत कहो, सिल्वर कहो, अर्जेंटम कहो, हॉर्न सिल्वर कहो, सिंबल आपको पता है। कैसी धातु है? सिक्का धातु है। पहली खास बात सबको ही पता है, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन है? चांदी। वैसे सबसे अच्छी सुचालक तो सोना है ना। चांदी से भी बढ़िया चालकता सोने की होती है, पर सोना इतना महंगा है कि हम उसे चालकता वाले सिस्टम में विद्युत क्षेत्र में काम नहीं ले सकते, कहीं बहुत महंगा है सोना, पहनने के लिए लोगों के पास। हाँ, चांदी है, उसको हम सौर प्लेट के अंदर काम में ले लेते हैं। तो इसलिए उत्तर तो आपका चांदी होगा। सबसे अच्छी सुचालक धातु है तो चांदी, पर चांदी से भी बढ़िया चालकता सोने की होती है। ठीक है, सोना होगा। फिर सोना आता ही नहीं ऑप्शन में, तो सबको पता है विद्युत क्षेत्र में कौन सोना काम में। बताओ आप कौन से उपकरण में सोना लगा रहे हो? कहीं पे भी, कंप्यूटर के डायोड है, ट्रांजिस्टर है, चिप्स है, ट्रांसफार्मर है, सौर प्लेटें, कहीं भी बता दो सोना लगा हुआ है ही नहीं। बहुत महंगा है, कौन लगाएगा? वहां लगाएंगे कम से कम 50 ग्राम 100 ग्राम सोना लगाना है। अब रेट निकाल लो कितना होगा 100 ग्राम का, 150 ग्राम, 200 ग्राम, आधा किलो सोना लगाना है, निकालो। कौन लगाएगा? मूर्ख थोड़ी होगा। अरे पढ़ लो, थे कि खरीदनो है बे, धन खरीदो नहीं, कोई क्या बात करो, इधर जान। सबसे पहली बात, विद्युत की अब सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन है? चांदी। अयस्क पढ़ लेते चांदी के लिए। चांदी के विपरीत अगर पूछे, चांदी का दुश्मन वो है सल्फर। चांदी का शत्रु किसे कहते हैं? सल्फर को। चांदी के बर्तनों में सल्फर युक्त भोजन का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। चांदी के बर्तन चम्मच है, मान लो आपके पास चांदी का, सल्फर युक्त भोजन नहीं खाना। सल्फर युक्त भोजन का मतलब प्याज, लहसुन, अंडे की जर्दी, ये सल्फर वाले, ये कभी नहीं खाने चाहिए। राजा महाराजा भी आपने देखे होंगे पुराने जमाने में, जिनके पास ये चांदी के चम्मच बर्तन होते थे, वो भी कांसा या पित्तल या तांबे का बर्तन होता था, उसमें दही वगैरह डालकर कोई आइटम खाते थे। कारण चांदी सल्फर के साथ अभिक्रिया करके काले रंग का घटक बनाती है, सिल्वर सल्फाइड, जो विषैला होता है। तो ये चांदी है, काली हो जाती है ना बाहर, चांदी वायुमंडल के अंदर चांदी काली हो जाती है, सल्फर से अभिक्रिया करती, तो चांदी कालेपन का नहीं है। तो चांदी का शत्रु किसको कहते? सल्फर को। पेपर पूछे चांदी के बर्तनों में किस पोषक तत्व से युक्त भोजन नहीं खाना चाहिए? किस पोषक तत्व से युक्त भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए? ऐसा भोजन जिसमें सल्फर युक्त है वो नहीं खाना चाहिए।
अब आप चांदी खोदोगे, सॉरी चांदी आपको चाहिए, खोदोगे तो आपको धरती से ये मिलेगा Ag2S। Ag का मतलब हुआ सिल्वर और S का मतलब हुआ सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। इस सिल्वर सल्फाइड को जाना जाता है अर्जेंटाइट के नाम से। यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है, अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? चांदी। आपको चांदी चाहिए, आपको अर्जेंटाइट मिलेगा। अर्जेंटाइट का फिर झाग पलवन विधि से शुद्धिकरण करवाते हैं, चांदी निकाल लेते हैं, खोदोगे तो ये मिलेगा, इससे चांदी निकालेंगे। अब चांदी के यौगिक कितने बनते हैं? चांदी का पहला युग, चांदी अभिक्रिया करती है वर्ग नंबर 17 के साथ। वर्ग 17 याद करो आंटी वाला। फ्लोरीन तो आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व यही है, 118 में नेगेटिव सबसे ज्यादा तीव्र गति से ये काम करता है। पेपर में पूछे सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन है? यही है, हैं? 118 पे जो तत्व आते हैं उनके नाम नहीं होते, तत्वों के नाम बनाने पड़ते, अभी सिखा दूंगा। सबसे अधिक 100 के बाद के परमाणुओं के नाम नहीं है, नाम बनते यूयूएस, यूयूएन, एनएनएसटीएम, एनएनसेप्टियम, एनएन क्वाडियम, एनएन पेंटियम, ऐसे नाम बनते हैं। 0 पे लगता है नील, 1 पे लगता है अन, 2 पे बाई, 3 पे ट्राई, 4 पे क्वाड, 5 पे पेंट, 6 पे सेप्ट, 8 पे हेप्ट, 9 पे ऑक्ट, सॉरी 8 पे ऑक्ट और 9 पे इन, ऐसे शब्द लगते हैं, तब बनाए जाते हैं, नाम सिखाऊंगा आगे। सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व पूछे तो वो ये, तो इसको तो छोड़ दो, ये तो क्रिया करेगा नहीं, ये रेडियो से क्रिया होगा। 3 बच गए भाई साहब, ये तीनों भाई साहब अभिक्रिया करते हैं किसके साथ? चांदी के साथ। ये जोड़ो चांदी के साथ, इसकी संयोजकता -1 और चांदी की +1, तो क्या बनेगा? सीधा AgCl, पहला यौगिक बनेगा चांदी का AgCl। इसे आप कहोगे सिल्वर क्लोराइड। चांदी है तो क्या बोलोगे? सिल्वर, और Cl लग गया तो क्या पढ़ोगे? क्लोराइड। इस सिल्वर क्लोराइड को जाना जाता है, कहां पर काम आता है? फोटोक्रोमेटिक कांच होते हैं, पढ़ाया था ना? फोटोस्टेट मशीन वाला। फोटो क्रोमेटिक, तीनों क्वेश्चन पेपर में आए हुए, तीनों पूछे गए। फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में काम आने वाला यौगिक कौन है? आप कहोगे सिल्वर क्लोराइड है, ना बोलो तो रजत क्लोराइड कह लो, रजत क्लोराइड कह लो, यही है। दूसरा, क्लोरीन के बाद आता है ब्रोमीन, वर्ग नंबर 17 में, उसके साथ भी चांदी जुड़ेगी, AgBr। इसे बोलोगे आप सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर। इस सिल्वर ब्रोमाइड का काम होता है, वो नेगेटिव बनते हैं, बताया था ना मैंने आपको। आजकल कलर फोटो आती है, पासपोर्ट वाली, पासपोर्ट साइज के आते हैं ना कलर फोटो। पहले वाले जमाने में नेगेटिव आते थे, नेगेटिव काले काले। नेगेटिव को हिंदी में नाम दोगे श्वेत श्याम फोटोग्राफी। ये क्वेश्चन आपके 10th में भी था। कौन से टॉपिक में? भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया टॉपिक में था। श्वेत श्याम फोटोग्राफी अभिक्रिया आती थी, AgBr, फिर अभिक्रिया लगा आगे लिखा था Ag + Cl-। श्वेत श्याम फोटोग्राफी अभिक्रिया यही होती है। नहीं, श्वेत श्याम लिखो, श्वेत श्याम फोटोग्राफी अभिक्रिया में काम आने वाला यौगिक पूछे तो कहोगे सिल्वर ब्रोमाइड या रजत ब्रोमाइड कह लो। श्वेत श्याम फोटोग्राफी अभिक्रिया में काम आने वाला यौगिक सिल्वर ब्रोमाइड है। कौन कौन से थे ऐसे बताए थे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ये तो रेडियो सक्रिय है, काट दो। ये विद्युत ऋणी है, काट दो। इसके साथ तो जुड़ गई फोटोक्रोमेटिक कांच, श्वेत श्याम फोटोग्राफी, आयोडीन, और बच गया इसके साथ और जोड़ दो AgI, रेडीमेड बारिश। कैसे होती है? 2 तक लिख दिए आप, फिल्मों वाली 2 तक। चलो तीसरा ऊपर लिख रहा हूं मैं, यहां पे तीसरा, सिल्वर ब्रोमाइड के बाद चांदी जुड़ जाएगी आयोडीन के साथ, तो ये बनेगा सिल्वर आयोडाइड। क्लोरीन से क्लोराइड, ब्रोमीन से ब्रोमाइड, आयोडीन से आयोडाइड।
सिल्वर आयोडाइड काम आता है रेडीमेड बारिश, कृत्रिम वर्षा, कृत्रिम वर्षा करवाने में। बताया था मैंने, कल परसों बताया था आपको, वो यही है। 3 यौगिक तो ये बनते हैं, एक और बनता है बस लास्ट। चांदी है ना, वो नाइट्रेट के साथ भी अभिक्रिया करती है। चांदी नाइट्रेट के साथ भी अभिक्रिया करती है, AgNO3। Ag हो गया सिल्वर, NO3 नाइट्रेट, तो इसका नाम बनेगा सिल्वर नाइट्रेट। शोधकता से हिसाब से ही बनेगा। चांदी की शोधकता होती है +1, नाइट्रेट की होती है -1। +1 -1 कैंसिल हो गए, ये ऐसे बनेगा। चांदी होती है वो +1 होती है, नाइट्रेट समूह पढ़ाया था मैंने, NO3 लगे तो नाइट्रेट कहना है, या -1 होता है, कैंसिल हो गए दोनों सीधे, बन गया आयनिक बंध। इस सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं लूनर कास्टिक। लूनर कास्टिक। वोटिंग करने गए हो, वोट डाल के आए हो, तो आप वोट डाल के आते हो, ऐसे निशान लगाता है, बर्फ नहीं होता, मिटता नहीं है, तो मिट गया, वो मिटता नहीं है, अम्ल से मिट जाता है, एसिड से धो लो। फर्जी वोट पोल करवाते हैं, फर्जी वोट पोल होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं, ऐसे एसिड से धो देते हैं, रफ हो जाता है, ठीक है। फिर जो जिसकी चारा मिलता जुलता है, जो बाहर गया उसको कहते हैं इसका ये तू ले ले पर्ची, जा तो वोट पोल कर, ऐसे फर्जी वोट पोल करवाते हैं। तो वो जो निशान बनाते हैं वो मिटता नहीं है, ऐसे वो यही होता है सिल्वर नाइट्रेट, इसलिए इसको एमिट शाही कहा जाता है। सिल्वर नाइट्रेट लूनर कास्टिक का दूसरा नाम है एमिट शाही। मिटता नहीं है ये जल्दी से, 7-8 दिन लग जाते हैं इसको रफ होने में। एमिट, ये टह एमिट। ये थी आपकी चांदी धातु। चांदी धातु की खास खास बातें। सबसे पहली बात, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु है ये। अच्छा, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तन करने वाली धातु चांदी है, इसलिए सौर प्लेट में लगती है। सबसे अच्छे परावर्तक पृष्ठ किस धातु के बनते हैं? चांदी के बनते हैं। सबसे अच्छे परावर्तक पृष्ठ, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तन कौन धातु है? चांदी, इसलिए सौर प्लेट में लगाते हैं। परावर्तन करेगी तभी तो एनर्जी आएगी, तभी वो चार्ज होगी प्लेटें, तभी बिजली बनेगी। तो क्या पूछेंगे चांदी के बारे में? सिल्वर किसे कहते हैं, रजत किसे कहते हैं, हॉर्न सिल्वर किस धातु कहते हैं? चांदी को। और अर्जेंटाइट किस धातु का यस्क है? फोटोक्रोमेटिक, कांच बनाने में काम आने वाले यौगिक सिल्वर क्लोराइड। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड। कृत्रिम वर्षा करवाने में सिल्वर आयोडाइड। और लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या है? दूध। किसके अंदर? भले ही खा लो, सल्फर नहीं है उसमें, क्या फायदा। मैंने बोला सल्फर चांदी के बर्तनों में, हाँ बिल्कुल फट जाएगा। अरे अम्लीय है, एसिडिक माध्यम है। अम्ल क्या करते हैं? दूध को फाड़ने का काम करते हैं। नींबू डालोगे दूध नहीं जमेगा, क्या फटेगा? छाछ से, दही से। ये अम्लीय है, एसिडिक मीडियम है इसका, इसलिए दूध के अंदर चांदी डाल दो फट जाएगा। अम्लीय माध्यम है, एसिडिक नेचर होता है इसका। धातुओं के अयस्क किस प्रकृति के होते हैं? ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। अधातु के पेस्ट जो अयस्क है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ऑक्साइड बनते हैं, आगे पढ़ाऊंगा इसी के अंदर ही है। एक क्वेश्चन और क्या पूछ रहे थे? क्वेश्चन पूछा था किसी ने, हैं? अरे नहीं बनेगा, थोड़ी है। अब ऐसे मत सोचो तुम लोग कि सर दूध है तो चांदी के बर्तन में दूध डाल दूं, जामन लाके होगे, फट जाएगी। ये कह रहा हूं, दूध दही थोड़ी बनेगी। दही बनती जन फिर भी जामन की क्या जरूरत पड़ा है? ऐसा नहीं है, फट जाता है, खराब हो जाता है, खराब। ऐसा कह रहा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है, नेक्स्ट क्लास।